आज के ड्रामा में हम देखेंगे कि हीरो 6 साल तक अपनी लव ऑफ लाइफ को ढूंढने में मेहनत करता है। बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। ड्रामा में बने रहें। इन चैनल पर नए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लें। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें। डॉक्टर, मेरे बेटे की कंडीशन कैसी है? डॉक्टर कहते हैं जल्द से जल्द पिता को ढूंढिए और जल्द से जल्द बोन मैरो ट्रांसप्लांट की सर्जरी की तैयारी करिए। वो सिर्फ पिता ही कर सकते हैं, अदरवाइज इसकी जिंदगी को खतरा हो सकता है। ये कहती है लेकिन मुझे नहीं पता कि इसका पिता कौन है। बायवेंशन बताती है 6 साल पहले उसकी माँ चाहती थी कि इसकी शादी एक लंगड़े लूले बुड्ढे से हो जाए, लेकिन मैं वहाँ गई। मैं ऐसे इंसान से शादी करने से अच्छा मैं मर जाऊँ। मेरे पानी में भी उन लोगों ने कुछ मिला दिया था, मुझे नशा हो रहा है। और तभी मैं टकराई थी एक फौजी से। उस बुड्ढे के साथ रोमांस करने से अच्छा मैं इस फौजी के साथ रोमांस कर लूं। दोनों नशे में होते हैं और यहाँ रोमांस करने लगते हैं। जिसके बाद फौजी कहता है मुझे माफ करना, लेकिन ये अंगूठी रखो, ये मेरे फैमिली का एयरलूम है। मुझे अपना मिशन पूरा करना होगा। अगर मैं जिंदा वापस आऊंगा तो मैं तुम्हें जरूर ढूंढूंगा। कहानी 6 साल आगे शिफ्ट होती है। फौजी का दोस्त कहता है जिस लड़की को आप 6 साल से ढूंढ रहे हैं वो फिलहाल में इस वक्त कोयोटो में है, लेकिन एक अंगूठी के बेस पर उसे ढूंढना शहर में सुई ढूंढने के माफिक है। गुयांसी कहता है उसे ढूंढते रहो, मुझे उसे ढूंढना बहुत जरूरी है। बगल से बाय वैन गुजरती है। मिस्टर गो उसे देखकर सोचते हैं ये जानी पहचानी क्यों लग रही है, लेकिन इग्नोर करते हुए कहते हैं कि मुझे उसका चेहरा ठीक से याद नहीं है। तभी कॉल आता है कि मिसेस गो की तबीयत खराब है, जल्दी से हॉस्पिटल आ जाइए। ये मॉम के पास आता है और पूछता है मॉम आप कैसी हो? मॉम कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अभी मुझे हार्ट अटैक आया था, लेकिन मेरे पास से एक लड़की गुजरी, उसने मेरी हेल्प किया। मॉम कहती है तुम कितने साल से सिंगल रहोगे? बेटा जल्दी से शादी कर लो, क्या हमारे खानदान का वंश आगे नहीं बढ़ेगा? जिस लड़की ने अभी मेरी हेल्प करा वो लड़की बहुत ही अच्छी है, मैंने उसे अपने घर भेज दिया है। जब तुम वापस घर जाना तो उससे जान पहचान बना लेना। दूसरी तरफ बायन कहती है कि आंटी गू ने कहा है वो मेरे लिए जॉब अरेंज करेंगी। अब तो मैं उनके दरवाजे तक भी आ गई हूँ, जरूर मुझे यहाँ नैनी का काम मिलेगा। तभी मिस्टर गू कहते हैं तुम्हें अंदर आने की परमिशन किसने दी? ये कहती है आप मिसेस गू के बेटे होंगे है ना? मेरा नाम बायविंगशिंग है और मैं यहाँ पर नैनी के तौर पर काम करने आई हूँ। मिस्टर गू मॉम को कॉल करके कहते हैं प्लीज मॉम ये सब मत करिए, मैं कोई ब्लाइंड डेट पर नहीं जाने वाला। बायविन कहती है प्लीज प्लीज मुझे जॉब से मत निकालिए, मेरा एक बेटा है, मुझे उसका पेट पालना है और उसका मेडिकल ट्रीटमेंट भी कराना है। मिस्टर गू कहते हैं ठीक है ठीक है। मन ही मन में सोचते हैं ये जानी पहचानी क्यों लग रही है। वो कहते हैं ठीक है तुम यहाँ काम करो, लेकिन मुझसे दूरी बना कर रखना और अपनी औकात मत भूलना। मिस्टर गू कहते हैं कि 24 आवर्स में तुम्हें 3 मील बनाना होगा मेरे लिए, और तो और मेरा रूम भी क्लीन करना होगा, और मुझे डिस्टर्ब होना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो मिस्टर गू की बॉडी देखकर मन ही मन में सोच रही होती है ये काफी हॉट है। मिस्टर गू कहते हैं क्या तुम मेरी बॉडी देख रही हो? ये कहती है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप इसकी चिंता मत करो, मैं आप में कभी इंटरेस्टेड नहीं हो सकती, मेरा एक बेटा है। मिस्टर गू कहते हैं ठीक है जाकर तुम खाना प्रिपेयर करो, मुझे कुछ काम है, तब तक के लिए मैं चलता हूँ। नेक्स्ट सीन में वो मिस्टर गू को कहती है ये रहा आपका खाना। वो कहते हैं बैठो मेरे साथ खाओ, तुमने इतना सारा खाना बनाया है, मैं कोई भैंस तो नहीं हूँ जो मैं अकेला खा जाऊंगा, और हम खाना बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करते। ये कहती है ठीक है मैं पैक कर लेती हूँ, मैं घर पर जाकर खाऊंगी और अपने बेटे को भी खिलाऊंगी। मिस्टर गू कहते हैं नेक्स्ट टाइम से ये गलती नहीं होना चाहिए, इतना खाना नहीं बनना चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हारी सैलरी से पैसे काट लूंगा। ये कहती है ठीक है मिस्टर गू, ऐसी गलती मैं नेक्स्ट टाइम से नहीं करूंगी। शाम के वक्त ये मिस्टर गू से कहती है मैंने सारा काम कर दिया है, तो अब मुझे हॉस्पिटल जाना होगा अपने बेटा से मिलने के लिए। ये कहते हैं मैं भी अपने मॉम से मिलने जा रहा हूँ, तो चलो साथ में चलते हैं। बायविन कहती है हाँ इसी कमरे में मेरा बेटा है, तो मैं उससे मिलती हूँ। तभी बेटा मिस्टर गुयांसी को देखकर कहता है कि ये मेरे जैसे क्यों दिखते हैं। जिसके बाद ये भागते हुए मॉम के पास आता है। मॉम कहती है तुम इधर उधर भाग क्यों रहे हो, तुम्हें बेड पर होना चाहिए था। बेटा कहता है मॉम बेड पर बड़े बड़े मेरे मशरूम्स निकल रहे हैं बेड पे। मम्मा कहती है फिर भी तुम्हारा बेड रेस्ट बहुत जरूरी है। बेटा सवाल करता है मम्मा अभी जो वो अंकल आए थे वो कौन थे? मम्मी कहती है मैं उनके यहाँ नैनी के लिए काम करती हूँ। बेटा कहता है मॉम आपको ऐसा नहीं लगता क्या कि वो मेरे जैसे दिखते हैं? मॉम कहती है बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हारा फेस शेप एक बहुत ही कॉमन फेस शेप है, इसीलिए तुम्हें ऐसा लगता है। चलो मैं तुम्हारे लिए कुछ डिलीशियस बना कर लाई हूँ, चलो खाते हैं। बेटा सो जाता है। माँ यही सोचती है न जाने कब इसके पिता मिलेंगे। वेल नेक्स्ट सीन में बेटा उठ जाता है और कहता है कि जिन अंकल को मैंने देखा था वो अंकल ही मेरे डैड हैं, मुझे उनसे जाकर एक बार बात करनी होगी। जिसके बाद ये लोग हॉस्पिटल के गार्डन में आते हैं। मिसेस गू कहती है मैंने सुना है तुमने ये वेकेशन दिया है किसी को ढूंढने के लिए। ये कहता है हाँ मॉम उसके पीछे भी एक रीजन है। मॉम कहती है तुम फालतू का टाइम वेस्ट कर रहे हो, जिसे तुम ढूंढ रहे हो अगर वो मिलना होता तो वो मिल जाती। मॉम कहती है मैंने शायद अभी अपने पोते को देखा। बेटा हैरान होकर कहता है क्या आप थोड़ा सा सनक गई हैं, आपका पोता कहाँ से आ सकता है? मॉम कहती है सच में उस बच्चे को देखो ना, वो बिल्कुल तुम्हारे जैसा दिख रहा है। बेटा कहता है मॉम आपको हेल्यूसिनेशन हो रहा है, वहाँ सच में कोई नहीं है, दोबारा आप ऐसी बातें मत करिएगा। मॉम कहती है जिसे तुम ढूंढ रहे हो अगर वो मिल जाती है तो क्या तुम उससे शादी कर लोगे? बेटा कहता है हाँ माँ अगर वो राजी होती है तो मैं शादी कर लूंगा। दूसरी तरफ शुआन कहता है ऐसा लगता है ग्रैंडमा मुझे पसंद करती हैं, वो अभी से ही मुझे अपना ग्रैंडसन समझती हैं, और तो और ये अंकल भी मेरी तरह ही दिखते हैं। तभी मिस्टर गू पीछे से कहते हैं ये लिटिल डेविल कहाँ से आया और यहाँ छुपकर तुम क्या कर रहे हो? शुआन कहता है अगर अंकल मुझे पहचान लेंगे तो शायद अभी दिक्कत हो सकती है। वो अपने मुंह में मिट्टी पोत लेता है और मुंह चिढ़ाता है।
मिस्टर गु कहते हैं छोटू तुम किसे डराने की कोशिश कर रहे हो। शुआन कहता है अंकल आपने मुझे कैसे ढूंढा। मिस्टर गु कहते हैं बेटा मैं इस काम में माहिर हूँ। वैसे तुम्हारी माँ कहाँ है, तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो। अच्छा तो तुम्हारे डैड कहाँ है। मेरे डैड तो एक नंबर के घटिया इंसान है, मेरी मॉम को चीट करके मेरी मॉम को अकेला छोड़कर हमें भाग गए। अंकल कह रहे हैं हाँ तुम सही कह रहे हो, वो इंसान स्कमबैग है जो तुम जैसे क्यूट बच्चे को छोड़कर भाग गया। बाय द वे तुम्हारे पिता का नाम क्या है, बताओ मुझे, मैं उसे सबक सिखाऊंगा। ये कहता है वो तो आप ही हो। ये हैरान हो जाते हैं। शुआन कहता है हाँ वो आपके जैसे कपड़े पहनते हैं। अच्छा अब मैं चलता हूँ, मेरी माँ मुझे आवाज दे रही है। बाय द वे क्या आप शादीशुदा हैं। ये कहते हैं नहीं नहीं मैं सिंगल हूँ। तो ये कहता है ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं आपको एक बहुत ही ब्यूटीफुल लड़की से मिलवाऊंगा। ये कहते हैं हाँ हाँ पहले तुम अपनी मॉम के पास जाओ। नेक्स्ट सीन में ये मम्मा के पास आता है। मम्मा कहती है बेटा तुम पलक झपकते कहाँ चले जाते हो। तो ये कहता है मम्मा मैं एक अंकल से मिला, वो बहुत ही हैंडसम थे, उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वो मेरे डैड हैं। मम्मा कहती है तुमसे ज्यादा हैंडसम कोई हो ही नहीं सकता, अगर वो तुमसे ज्यादा हैंडसम नहीं होंगे तो वो तुम्हारे डैड नहीं हो सकते। मम्मा कहती है ठीक है चलो अब तुम सो जाओ, इसके बाद मुझे काम पर भी जाना है। कहता है मम्मा आप काम पे चली जाओ, मैं सो जाऊंगा। मम्मा सोचती है आखिर इसको हो क्या गया है, जिसके बाद ये काम पर आ जाती है। मिस्टर गु कहते हैं तुम्हें क्या चाहिए। ये कहती है मुझे केचप चाहिए, लेकिन मेरा हाथ नहीं पहुँच रहा और मिस्टर गु इसे केचप उतार कर देते हैं। कहती है खाना ऑलमोस्ट बन ही गया है, अब जाकर बाहर इंतजार कीजिए। जिसके बाद ये खाना सर्व करती है। मिस्टर गु इसे फिर से साथ में बैठकर खाने के लिए कहते हैं। ये खाने ही जाती है तभी कोई बेल रिंग करता है, दरवाजा खोलने आती है। ये लड़की कहती है तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो। बायवान कहती है कि मैं यहाँ नैनी हूँ। ये लड़की उसे थप्पड़ मारती है और वो मिस्टर गु के बाहों में गिर जाती है। ये लड़की इसकी इंसल्ट करती है कि तुम यहाँ पर आकर गु यांगसी को फंसाने की कोशिश कर रही हो। बाय विंगस्टिंग कहती है देखिए मेरी कोई गलती नहीं है, आपने मुझे धक्का दिया, गिरते गिरते बची हूँ, आपको माफी मांगनी चाहिए। ये लड़की कहती है तुम जैसी सो कॉल्ड नैनी से मैं माफी मांगूंगी, तुम्हारी कोई औकात भी है। ये सब सुनकर ये लड़की कहती है रुको मैं तुम्हें अभी सबक सिखाती हूँ। मिस्टर गु कहते हैं मेरे होते हुए तुम मेरी नैनी पर हाथ नहीं उठा सकती। ये कहती है आप इसे प्रोटेक्ट कर रहे हो। मिस्टर गु कहते हैं हाँ मैं प्रोटेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि बदतमीजी तुम कर रही हो। बाय विंगस्टिंग कहती है मैं यहाँ मेहनत करती हूँ और मेहनत के पैसे कमाती हूँ। तो ये लड़की कहती है वो तो दिख रहा है कि तुम किस तरीके की मेहनत कर रही हो, तुम यहाँ पर मिस्टर गु को फंसाना चाहती हो ताकि तुम अमीर हो सको। बाय विंगस्टिंग कहती है देखो मैं जानती हूँ कि मैं भले अमीर नहीं हूँ लेकिन मैं सुंदर हूँ और तुम्हें मेरे लुक से जेलसी हो रही है। तुम्हारी जैसी लड़कियां मिस्टर गु के पीछे पड़ रही हैं, इतना पैसा होने के बावजूद भी तुम्हारे पास कोई स्टैंडर्ड नहीं है। तुम्हारे जगह मैं होती तो मैं किसी लड़के को फॉलो नहीं करती, एक नैनी होकर भी मेरे स्टैंडर्ड्स हैं। ये लड़की कहती है मिस्टर गु आप तो मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं ना, ये लड़की मेरा दिमाग खराब कर रही है इसलिए मुझे गुस्सा आ रहा है, नहीं तो मैं तो ऐसी बातें नहीं करती हूँ ना। मिस्टर गु कहते हैं मेरे घर पर आकर मेरे ही लोगों पर हाथ उठाना ये किस तरीके से सही है। ये लड़की कहती है मुझे बस पता चला कि आप वेकेशन में वापस आए हुए हो इसीलिए मैं आपसे मिलने आई। चलिए हम लोग अंदर चल के साथ में खाना खाते हैं। वो नैनी को ऑर्डर देती है चॉपस्टिक और बाउल लगाने के लिए, लेकिन मिस्टर गु मना कर देते हैं। फिर ये लड़की कहती है मुझे पता चला है कि आप उस लड़की की तलाश में हैं जिससे आप 6 साल पहले मिले थे। देखिए मिस्टर गु मैं आपको बताना चाहूंगी कि 6 साल हो चुके हैं, मे भी शायद उस लड़की की शादी हो गई हो और उसने बच्चे भी कर लिए हो। आप तो जानते हो मैं आपको शुरू से लाइक करते आई हूँ। आपकी फैमिली और मेरी फैमिली कोटियों की सबसे अमीर फैमिली है, हम दोनों शुरू से एक परफेक्ट मैच हैं। मिस्टर गु कहते हैं देखो मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है कि हम दोनों की कोई जोड़ी नहीं जम सकती। ये कहती है कहीं ऐसा तो नहीं कि आप जिस लड़की से 6 साल पहले मिले थे आपको उसी लड़की से प्यार हो गया है। बाय विंगस्टिंग मनी मन में सोच रही होती है कि मिस्टर गु तो बहुत ही पुराने जमाने के हैं, इनको किसी गाँव की लड़की से प्यार हो गया है। मिस्टर गु इसे तुरंत यहाँ घर से निकल जाने के लिए कहते हैं। वो अपनी नैनी को ऑर्डर देते हैं कि इसे अंदर मत आने देना, ऐसा कहकर चले जाते हैं। मिसेस वैंग कहती हैं कि तुम्हारा नाम बाय विंगस्टिंग है ना, मेरे गु यांगशी से दूर रहना, उसके करीब जाने की कोशिश मत करना, वो तुम्हारी जैसी लड़की में कभी भी इंटरेस्टेड नहीं हो सकता। बाय विंगस्टिंग कहती है मैं किसी लड़कों में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मुझे सिर्फ पैसे बनाने से मतलब है। वैंग यहाँ कह रही होती है कि मिस्टर गु उस लड़की की तलाश में है, भगवान करे कि उसके 4 बच्चे हो गए हो, वो एकदम मोटी भैंस हो गई हो। अगर उस दिन मिस्टर गु नशे में नहीं होते तो वो उस लड़की को कभी हाथ नहीं लगाते। ये सब देखकर बाय विंगस्टिंग मनी मन में सोच रही होती है कि ये दुनिया कैसे घटिया लोगों से भरी हुई है, मन में एक दूसरे के लिए बिना मतलब का इतना नफरत, भगवान करे कि मैं ऐसे लोगों से कभी भी ना मिलूं। जिसके बाद ये किसी को कॉल करती है और कहती है कि तुम्हारा होम टाउन लिंगस्टन में है ना, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, किसी के बारे में इन्वेस्टिगेट करना है। 6 साल पहले तुम्हारे विलेज में क्या किसी का अफेयर हुआ था किसी आर्मी मैन के साथ, किसी घटिया लड़की का। ये सब सुनकर बाय विंगस्टिंग कहती है ये विलेज तो मेरा विलेज है जहाँ मैं पली बड़ी, जो इंसिडेंट मेरे साथ हुआ है ये सब सिमिलर क्यों लग रहा है। मैं ही जंगलों में गई थी, मेरे साथ इंटिमेसी हुई थी और तो और मैंने अपनी वर्जिनिटी भी खो दी थी, कहीं ऐसा तो नहीं मिस्टर गु ही मेरे बच्चे के फादर हैं। नेक्स्ट सीन में मिस्टर गु कहते हैं क्या वो लड़की कुछ कह रही थी, तो ये बताती है कि वो किसी को कॉल करके मिसेस गु के बारे में पता करने के लिए कह रही थी कि शायद वो लड़की लिंगस्टन विलेज में ही रहती होगी। ये पूछती है क्या
आपको उस लड़की का नाम याद है? ये कहते हैं नहीं, मुझे उसका नाम नहीं पता। आर्मी में रहने की वजह से मेरे सर में थोड़ी सी चोट भी लगी थी, जिस वजह से मेरा मेमोरी इम्पावरमेंट हो गया है। ये कहती है इतना तो याद होगा ना कि किसी किस्म का लॉकेट या रिंग या जेड पेंडेंट आपने उसे दिया हो। मिस्टर गु कहते हैं तुम ऐसे सवाल क्यों कर रही हो, तुम्हारा क्या पर्पस है? बाय विंगशन मनी मन में सोचती है कि मिस्टर गु उन्हें ढूंढने में मेरी हेल्प भी कर सकते हैं, क्योंकि ये आर्मी में है। जिसके बाद ये अपना जेड रिंग दिखाने की कोशिश करती है। तभी मिस्टर गु को कॉल आ जाता है। मिस्टर गु कहते हैं क्या वो लड़की मिल गई? ये सुनकर वो हैरान हो जाते हैं। कहते हैं वही रुको, मैं अभी तुरंत आता हूँ। मिस्टर गु कहते हैं फाइनली वो मिल गई, 6 साल से मैं उसे ढूंढ रहा था। ये कहती है कांग्रेचुलेशन मिस्टर गु। ये सोचती है ऐसा कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है, ये मेरे बच्चों का पिता नहीं हो सकता। मिस्टर गु वापस आते हैं। ये कहती है क्या हुआ? मिस्टर गु कहते हैं मुझे मेरी गाड़ियों की चाबी चाहिए। नेक्स्ट सीन में मिस्टर गु कहते हैं तुमने कहा था कि तुम्हें वो लड़की मिल गई, कहाँ है वो? असिस्टेंट कहता है कि वो कोयोटो हॉस्पिटल में देखी गई है, और तो और आप जिस जेड रिंग की बारे में बात कर रहे थे वो भी उसके पास देखा गया है। मिस्टर गु कहते हैं फाइनली तुम मुझसे ज्यादा दूर नहीं हो, फाइनली अब तो मुझसे मिल जाओगी। नेक्स्ट सीन में हम मिसेस वैंग को देखते हैं। एक लड़की कहती है आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? ये कहती है मुझे याद है कि तुम्हारा गाँव लिंगसिंग विलेज में है। ये कहती है हाँ वो मेरे पेरेंट्स का होम टाउन है, मैं तो प्रॉपर सिटी में रहती हूँ, गाँव में नहीं। ये कहती है पहले ये देखो, क्या तुमने अपने गाँव में कभी किसी लड़की के पास ये जेड रिंग देखा है? ये लड़की कहती है ये थंब रिंग तो जाना पहचाना लग रहा है। जिसके बाद फ्लैशबैक में हम इस लड़की की स्टोरी देखते हैं। बाय विंगशन इसके घर आती है। मॉम कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर आने की? कल रात तुम घर से भाग गई थी, तुम्हें पता है तुम्हें बेचने के मुझे कितने पैसे मिले थे, सब मेरे हाथों से निकल गया। ये कहती है मैं कोई सामान नहीं हूँ कि आप किसी के भी हाथों मुझे बेच देंगी, किसी के भी हाथों मेरी शादी कर देंगी, इसीलिए मैं भाग गई थी। ये लड़की कहती है ये लड़की बाहर गई है, अपना मुंह काला करवा के आई है, इसके गले पर देखिए किस करने की निशान है। ये मॉम कहती है तुम तो एक नंबर की धंधे वाली हो। और उसी वक्त इस लड़की ने बाय विंगशन के हाथों में वो थंब रिंग देखा था। प्रेजेंट में ये सोचती है जरूर वो थंब रिंग उसके लवर ने उसे दिया होगा निशानी के तौर पर। इससे पहले ये वांग यान को कुछ बता पाती कि वांग यान कहती है कि आखिर उस लड़की में ऐसी क्या खासियत है कि मिस्टर गु उसके पीछे पागल हो गए हैं और उसे ढूंढ रहे हैं। 6 साल हो गए लेकिन आज तक वो उस लड़की को भूल नहीं पाए। ये लड़की मनी मन में सोचती है कि कोयोटो का प्रिंस उस लड़की को ढूंढ रहा है। अगर ये बात उस लड़की को पता चल गई तब तो उसकी जिंदगी बदल जाएगी। वांग यान कहती है मिशन के दौरान अगर मेरे भाई को पॉइजन नहीं किया जाता तो कोई भी इतनी गहरी लड़की मेरे भाई के क्लोज नहीं आ पाती। फिर ये लड़की मन में सोचती है अच्छा तो ये सिर्फ एक जाने अनजाने में हुई गलती है, कुछ भी हो जाए मैं उस लड़की के हाथ ये सब नहीं लगने दूंगी, कभी उसे पता नहीं चलने दूंगी कि वो किसी प्रिंस के साथ सो चुकी है, मैं ही सिर्फ बनूंगी कोयोटो की रानी। वांग यान कहती है तुम कहाँ खोई हुई हो, मैं तुमसे कब से बातें कर रही हूँ, क्या तुमने मेरी कोई बातें सुनी? जिसके बाद ये कहती है वांग यान मैंने ये थंब रिंग पहले कभी नहीं देखा है, मैं बहुत बिजी हूँ, मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। जिसके बाद जाओ शुई हॉस्पिटल में आती है और कहती है शुआन शुआन तेरी माँ कहाँ है? उसने अपने सारे कपड़े ले गए, और वो जेड थंब रिंग कहाँ है? शुआन शुआन कहता है कि तुम मुझे गाली देकर बात कर रही हो। वो इस पर हाथ उठाती है, तभी यहाँ इसकी माँ आ जाती है। खबरदार किंग राव कि अगर तुमने मेरे बेटे के साथ बदतमीजी की या उस पर हाथ उठाया। कहती है कजन मैं ये सब तुम्हारे भलाई के लिए कर रही हूँ, जो जेड रिंग तुम अपने गले में लटका कर घूम रही हो ना, उसके पीछे हजारों दुश्मन लगे हुए हैं, तुम वो जेड रिंग मुझे दे दो, मैं उसे फेंक देती हूँ, नहीं तो हम दोनों मुसीबत में आ जाएंगे। वांशन कहती है थैंक यू बट मैं ऐसा नहीं करूंगी, मुझे पता है तुम मुझे पागल बना रही हो। किंग राव कहती है मैं आखिरी दफा कह रही हूँ जल्दी से ये जेड रिंग तुम मुझे दे दो, नहीं तो मैं इस तुम्हारे बेटे को इस बिल्डिंग से नीचे फेंक दूंगी। वांगशिन मनी मन में सोचती है जरूर कुछ तो हुआ है, जरूर जेड रिंग से रिलेटेड कुछ तो हुआ है, नहीं तो ये इस रिंग के पीछे नहीं पड़ती। बच्चा कहता है ये जेड रिंग मेरे डैड ने छोड़ा है निशानी के तौर पर, हम लोग वो तुम्हें कैसे दे सकते हैं? यहाँ माँ सोच रही होती है कहीं ऐसा तो नहीं कि किंग राव को मेरे बेटे के पिता के बारे में पता चल गया हो और ये हमें अलग करना चाहती है। तभी अचानक से ये अपना जेड रिंग उतार कर कहती है ठीक है लो ले जाओ, दोबारा से मुझे परेशान मत करना। वो यहाँ से चली जाती है। बेटा सवाल करता है मॉम आपने थंब रिंग उसे क्यों दे दिया? ये कहती है शायद उसे पता है कि तुम्हारे डैड कहाँ हैं, तुम्हारी सर्जरी कराना बहुत जरूरी है, मेरा सबसे इम्पोर्टेंट टास्क ये है कि मैं तुम्हारे डैड को जल्द से जल्द ढूंढ सकूं, बट चिंता मत करो मैं उस लड़की को फॉलो करूंगी और मुझे पता चल जाएगा कि तुम्हारे डैड कौन है। ये इसे फॉलो करते हुए आती है और कहती है ये तो गू फैमिली में आई हुई है, कोटियो के सबसे पावरफुल फैमिली में, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे बच्चे के पिता इसी कंपनी में काम करते हो। किंग रॉ सिक्योरिटी से कहती है कि आप अपने सीईओ को कॉल करिए और बोलिए कि थंब रिंग वाली लड़की मिल गई है। जिसके बाद वो सीईओ को कॉल करता है। बाय वंशिंग कहती है मेरा शक सही था, इसे पिता के बारे में पता चल गया है इसीलिए ये जेड रिंग के पीछे पड़ी थी, लेकिन मैं जिस आदमी से मिली थी वो तो सोल्जर था ना, तो ये कंपनी में क्यों आई है? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो रिटायर होकर कंपनी में काम कर रहा है। यहाँ मिस्टर गु का असिस्टेंट आता है और इन्हें साथ चलने के लिए कहता है। दूसरी तरफ फंक्शन कहती है मैं तो यहीं खड़ी होकर इंतजार करूंगी, चूहा खुद मेरे जाल में फंस जाएगा। नेक्स्ट सीन में ये मिस्टर गु से मिलती है और सोचती है अच्छा तो ये है लेजेंडरी कमांडर गु फैमिली के सबसे रिचेस्ट हेयर, कितनी लकी हूँ मैं। मिस्टर गु कहते हैं तुम्हारा कहना था तुम्हारे पास वो थंब रिंग है जो मैंने अपने फ्यूचर वाइफ को निशानी के तौर पर दिया था। ये कहती है हाँ मिस्टर गु मेरे पास वो थंब रिंग है, आपने मेरे साथ लिंगशिंग विलेज में रात बिताई थी, क्या आप भूल गए? वो थंब रिंग मांगते हैं। मिस्टर गु कहते हैं हाँ तुम सच कह रही हो, ये थंब रिंग है हमारे खानदान
का थंब रिंग। चलो बताओ हम कहाँ पर मिले थे? ये बताती है जंगलों में, लिंगशिन विलेज में। और उस टाइम मेरी क्या कंडीशन थी? ये कहती है शायद आपको पॉइजन दिया गया था, आप थोड़े नशे में थे। मिस्टर गू सोचते हैं सब कुछ तो मैच कर रहा है, लेकिन फिर भी मुझे कुछ अजीब फील हो रहा है। मिस्टर गू कहते हैं तुमने मेरी जान बचाई, तुम्हें बदले में क्या चाहिए? ये कहती है जब मैं आपसे मिली थी और मिलने के बाद जब घर गई थी, मेरी माँ को पता चला। ये सब पता चलने के बाद मेरी माँ ने मुझे बहुत मारा। वो मेरी शादी लगाने वाली थी, लेकिन मैं आपके साथ रोमांस कर चुकी थी, तो अब मेरी कहीं पर भी शादी नहीं हो सकती। और तो और विलेज में मेरी रेपुटेशन भी खराब हो गई, कोई मुझसे शादी नहीं करना चाहता। मिस्टर गू कहते हैं मुझे माफ करना, मेरे वजह से तुम्हें इतना स्ट्रगल करना पड़ा। अगर तुम्हें बुरा न लगे तो क्या मैं तुमसे शादी कर सकता हूँ? ये खुशी खुशी कहती है मुझे कभी बुरा नहीं लगेगा, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ मिस्टर गू। मिस्टर गू कहते हैं मेरा घर भी है, तुम वहाँ पर टेम्पररी मूव कर सकती हो। ये लड़की मन ही मन में खुश हो रही होती है कि मेरी तो निकल पड़ी, मैं 5 स्टार जैसे होटल घर में रहूंगी। जिसके बाद कमांडर कहता है कांग्रेचुलेशन मास्टर गू, फाइनली आपका सपना पूरा हो गया। मिस्टर गू कहते हैं क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये वही लड़की है जिसे मैं ढूंढ रहा था? सोल्जर कहता है हाँ, सारे इन्फॉर्मेशन मैच कर रहे हैं, और तो और ये थंब रिंग उसके पास कहाँ से आएगा? मिस्टर गू कहते हैं कि मैं उस इंसान को ढूंढ रहा हूँ, न कि ये थंब रिंग। मिस्टर गू कहते हैं मुझे इस लड़की के ऊपर शक है, तुम मेरी हेल्प करो, इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करो, इसके बैकग्राउंड के बारे में पता करो। मिस्टर गू कहते हैं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस थंब रिंग की ओनर मेरे आसपास ही है। किंग राव मस्त लग्जरियस कार में यहाँ से निकलती है। वेंगशिंग कहती है इस कंपनी में मिस्टर गू क्या कर रहे हैं, क्या वो भी यहाँ काम करते हैं? मिस्टर गू कहते हैं तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये कहती है क्या कोइंसिडेंस है, मैं तो सिर्फ यहाँ से गुजर रही थी। मिस्टर गू क्या आप यहाँ काम करते हैं? ये सोचती है अगर मिस्टर गू यहाँ काम करते हैं तो क्या ये मेरी हेल्प कर सकते हैं उस आदमी के बारे में इन्वेस्टिगेट करने के लिए? ये मिस्टर गू से उस आदमी को ढूंढने के लिए कहती है। मिस्टर गू कहते हैं क्या वो तुम्हारा पति है? तो ये कहती है नहीं नहीं, पति नहीं है, वो हमारा प्राइवेट मैटर है। मिस्टर गू कहते हैं ठीक है, लेकिन उसका नाम तो बताओ। ये मनी मन में सोचती है शायद मुझे ये बात नहीं करना चाहिए था। ये थैंक यू बोलकर यहाँ से चली जाती है। मिस्टर गू कहते हैं ये क्या था? असिस्टेंट कहता है कहीं ऐसा तो नहीं कि ये उस बंदे से बहुत प्यार करती है और उसके पीछे पागल है? असिस्टेंट कहता है मैंने सुना है कि मिस बाय कंट्री साइड से है, यानी कि उसी गाँव से। शायद किसी आदमी ने उनका फायदा उठाया होगा। गाँव की लड़कियाँ वैसे भी बहुत मासूम होती है, प्यार में फंसाकर इस तरह से छोड़ दिया होगा। मिस्टर गू कहते हैं उसके बारे में पता लगाने के लिए। तो असिस्टेंट कहता है मिस्टर गू शायद आप उसके प्राइवेट लाइफ में कुछ ज्यादा ही इंटरफेयर कर रहे हैं, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप इस लड़की में इंटरेस्टेड हैं। मिस्टर गू कहते हैं क्या तुम फालतू की बातें कर रहे हो? तभी मिसेस गू का कॉल आता है और वो कहती है बेटा जल्दी से वापस आओ, मुझे एक बच्चा मिला है जो बिल्कुल तुम्हारे जैसा दिखता है। नेक्स्ट सीन में हम मिसेस गू को देखते हैं, वो हाउसकीपर से कहती हैं देखो देखो ये बच्चा बिल्कुल मेरे गू यांसी की तरह दिखता है। हाउसकीपर भी कहता है हाँ मैडम आप बिल्कुल सही कह रही हैं, बचपन में मिस्टर गू यांसी बिल्कुल ऐसे ही दिखते थे, एकदम डबल रोल। बच्चा कहता है ग्रैंडमा मैं आपको वार्ड तक छोड़ चुका हूँ, अब मैं यहाँ से चलता हूँ। मिसेस गू कहती है बच्चा तुम रुक जाओ यहाँ पर, तुमने मेरी हेल्प की है ना, मैं तुम्हें थैंक यू बोलना चाहती हूँ। मेरा बेटा आता ही होगा, वो तुम्हें थैंक यू बोलेगा। बच्चा कहता है नहीं नहीं, मेरी मम्मा कहती है कभी भी अच्छे काम करने के लिए एक्सपेक्टेशंस नहीं लगाने चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है, मैं चाहता हूँ आप जल्दी से रिकवर हो जाएं। तभी मिस्टर गू यहाँ आ जाते हैं, कहते हैं ये तो वही बच्चा है, ये अपना फेस छुपाने लग जाता है। मिस्टर गू कहते हैं तुम मुझसे छुप क्यों रहे हो? वो फेस छुपा कर कहता है प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो, प्लीज जाने दो। मॉम भी कहती है बेटा उसे परेशान मत करो। मिस्टर गू कहते हैं लेकिन ये अपना चेहरा क्यों छुपा रहा है? मिस्टर गू इसका फेस देखते हैं और कहते हैं तुम मेरी तरह दिखते हो, बिल्कुल मेरी तरह। बच्चा कहता है ऐसा नहीं है, मेरा फेस बहुत ही कॉमन है, मेरी मम्मा कहती है कि मेरा फेस बहुत लोगों जैसा मिल सकता है। बच्चा कहता है लेकिन फिर भी मैं हैंडसम हूँ और आप हैंडसम नहीं हैं। ये सुनकर मिस्टर गू हैरान हो जाते हैं। मिस्टर गू कहते हैं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं तुमसे पहले भी मिल चुका हूँ, गार्डन में जो बच्चा था वो तुम ही थे ना, तुमने बताया था तुम्हारे डैड एक नंबर के घटिया इंसान है। ये कहता है हाँ हाँ मैं ही था। वेल जेंटलमैन क्या मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, क्या तुम अपने खोपड़ी में से एक बाल निकाल कर मुझे दे सकते हो? मुझे पैटर्निटी टेस्ट करनी है। मम्मा कहती है देखा मैंने कहा था ना ये हमारे गू परिवार का ही वारिस है, बिल्कुल हम पैटर्निटी टेस्ट कराएंगे। मिस्टर गू कहते हैं पहले बताओ तुम्हारी मम्मा कौन है? ये कहता है मैं नहीं जानता कि तुम अच्छे इंसान हो या बुरे इंसान हो, मैं तुम्हें अपनी मम्मा से नहीं मिला सकता, इसलिए मुझे पहले पैटर्निटी टेस्ट रिपोर्ट देखना होगा। मिसेस गू कहती हैं देखो ये बिल्कुल तुम्हारे तरह चंट है, बचपन में तुम भी ऐसे ही थे। मिसेस गू ऑर्डर देती हैं कि जाकर इन दोनों का बाल लीजिए और पैटर्निटी टेस्ट कराइए। मिस्टर गू कहते हैं वेल ये बताओ कि तुम और तुम्हारी मम्मा कैसी लाइफ जीते हैं? ये कहता है मैं जानता हूँ कि आप मेरे पीछे पड़ चुके हैं, लेकिन मैं आपको मेरे और मेरी मम्मा के बारे में कुछ भी नहीं बताता जब तक पैटर्निटी टेस्ट रिपोर्ट नहीं आ जाता। मिस्टर गू कहते हैं तुम ही मेरे बेटे हो, मैं श्योर हूँ, अगर पैटर्निटी टेस्ट में भी नहीं आता है तो मैं सोचूंगा पैटर्निटी टेस्ट में ही कोई दिक्कत है। बच्चा कहता है क्या हम एक एग्रीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि तुम मेरे डैड जैसे दिखते हो तो एग्रीमेंट तो बनता है। मिस्टर गू कहते हैं कैसा एग्रीमेंट? ये कहता है मैं मैन हूँ, अपनी मम्मा को प्रोटेक्ट करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसीलिए आपके साथ मुझे एग्रीमेंट करना बहुत जरूरी है। मैंने सुना है हस्बैंड लोग अपनी बीवी पर हाथ उठाते हैं और ये सब मैं बिल्कुल भी नहीं देख सकता, और कुछ आदमी तो गैम्बलिंग भी करते हैं, कुछ लोग तो चीटिंग भी करते हैं, मैं अपनी मम्मा को ये सब सफर नहीं करने दूंगा। मिस्टर गू कहते हैं तुम ये सब कैसी बातें कर रहे हो, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। मिस्टर गू मनी मन में सोचते हैं जो भी औरत है मेरे बच्चे को इतना अच्छा संस्कार दी है वो औरत बहुत ही अच्छी होगी, मैं जल्द से जल्द उससे मिलना चाहता हूँ। हाउसकीपर कहता है रिजल्ट आ गया, ये बच्चा मिस्टर गू यांसी का ही है। मिस्टर गू कहते हैं तुम सच में मेरे बेटे
हो। मिसेस गु कहती है थैंक गॉड मैं ग्रैंडमा बन गई, मेरे पास आओ, मेरे गले से लग जाओ, मेरे पास तो बहुत ही जेंटलमैन पोता है। बच्चा कहता है आप मेरे वही स्कमबैग डैड हो, हमारा एग्रीमेंट भूलना मत, मैं अपनी मम्मा के पास जा रहा हूँ। मिस्टर गु हाउसकीपर को ऑर्डर देते हैं जाओ उस बच्चे को जाकर फॉलो करो, मुझे अपनी बीवी को ढूंढना है। हाउसकीपर कहता है आप जेंटलमैन एग्रीमेंट भूल रहे हैं। तो ये कहता है अगर तुम फॉलो नहीं करोगे तो मुझे अपनी बीवी नहीं मिलेगी। ग्रैंडमा कहती है हाँ हाँ जाओ, ढूंढना भी तो जरूरी है ना। जिसके बाद ये तस्वीर लेता है और कहता है अच्छा तो ये है मैडम, लेकिन ये शुआन की तो मॉम नहीं होती। वर्जन कहती है तुम मेरे बेटे के साथ क्या कर रही हो। किंग राव कहती है ये लो $1000, इतने पैसे में तो तुम्हारा रहाइश हो ही जाएगा और इस शहर को छोड़कर चली जाओ, जरूरत पड़े तो मैं तुम्हें 1 लाख भी दे सकती हूँ। तुम्हें पता है मैं गु परिवार की बहू बनने वाली हूँ और मुझसे पंगा लेकर तुम्हारा कुछ भी नहीं होने वाला, अच्छा होगा तुम यहाँ से चली जाओ क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ नहीं देखना चाहती। बाय विंगशन कहती है मैं इस हॉस्पिटल में अपने बच्चे का इलाज कराने के लिए आई हूँ, मैं तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रही, तो तुम आकर हमारा दिमाग क्यों खराब कर रही हो। किंग राव मनी मन में सोच रही होती है कि अगर ये लड़की यहाँ रहेगी तो मेरे लिए प्रॉब्लम होगा, आज नहीं तो कल उसको पता चल जाएगा कि मैं उसकी असली बीवी नहीं हूँ, इसीलिए इसे इस शहर से निकालना बहुत जरूरी है। किंग राव कहती है मैं तुम्हें 10 लाख तक देने के लिए तैयार हूँ, तुम्हें बस शहर छोड़कर जाना है, अगर तुम नहीं जाओगी तो फिर भुगतने के लिए तैयार रहना। वांगशिंग कहती है मैं भी देखती हूँ तुम क्या कर लोगी। हाउसकीपर कहता है मुझे यंग मैडम का पिक्चर मिल गया है। मिस्टर गु तस्वीर देखते हैं। ग्रैंडमा कहती है ये लड़की कौन है। मिस्टर गु कहते हैं ये कुछ दिन पहले मेरे ऑफिस में आई थी और ये थंब रिंग लेकर आई थी, इसका कहना है कि ये वही लड़की है जो मेरे साथ जंगल में मिली थी और मैंने उसे थंब रिंग दिया था, लेकिन मुझे ऐसा फील होता है कि ये वो लड़की नहीं है। ग्रैंडमा कहती है उसने तुम्हें रिंग भी दे दिया, तुमने बच्चे को भी देख लिया, अब तुम्हें क्या चाहिए, उस लड़की को घर लेकर आओ, वही मेरी बहू है, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हो। मिस्टर गु कहते हैं अगर मेरा इंट्यूशन कह रहा है कि वो लड़की नहीं है तो इसका मतलब वो नहीं है, मैं इसके ऊपर रिसर्च कराऊंगा, आज नहीं तो कल मैं सच सामने ले आऊंगा। नेक्स्ट सीन में इस लड़की को हम देखते हैं ये भगवान ये विला कितना बड़ा है, मैं तो यहाँ पर रानियों की तरह ऐश करने वाली हूँ। मैंने तो ये भी सुना है कि मिस्टर गु पूरी दुनिया में बिजनेस करते हैं, इनका कोई छोटा मोटा बिजनेस नहीं है, साथ ही साथ वो फेमस कमांडर भी हैं। तभी बाय विंगशिंग सब्जियां लेकर आती है। किंग राव कहती है तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुम्हारे हाथों में क्या है। ये कहती है मैं यहाँ नैनी के तौर पर काम करती हूँ। ये सुनकर वेंगशिंग कहती है कि हे भगवान अब ये यहाँ क्या कर रही है, कहीं मिस्टर गु को इसने कुछ बताया तो नहीं है, मुझे इस लड़की को यहाँ से निकालना होगा, नहीं तो कल को मेरे लिए दिक्कत हो सकती है। ये कहती है वेंगशिंग मैं तुम्हें बता दूं मैं गु परिवार की बहू हूँ और अब तुम यहाँ नहीं रह सकती, तुम्हें यहाँ से निकलना होगा, मैं तुम्हें फायर करती हूँ। ये मनी मन में सोचती है अच्छा तो मिस्टर गु इसी लड़की को ढूंढ रहे थे। ये कहती है मिस्टर गु ने मुझे हायर किया है, वही मुझे फायर कर सकते हैं, और अगर तुम सच में मुझे निकालना चाहती हो तो मिस्टर गु को बोलो कि वो मेरे मुंह पर आकर बोले कि मैं यहाँ काम नहीं कर सकती, देखो मैं सिर्फ शांति से काम करना चाहती हूँ, मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहती। तभी मिस्टर गु यहाँ आ जाते हैं। ये कहती है मिस्टर गु देखिए ना ये मेरे साथ बहुत बदतमीजी से पेश आ रही है, आपको इसे यहाँ से निकाल देना चाहिए। मिस्टर गु नैनी से सवाल करते हैं क्या हुआ। नैनी कहती है कि ये मुझे निकालना चाहती हैं बिना किसी रीजन के, मुझे नहीं पता मेरी गलती क्या है, निकालने से पहले कम से कम गलती तो बता दीजिए। किंग राव कहती है मिस्टर गु ये लड़की गाँव की है, गाँव की लड़कियां बहुत ही घटिया होती हैं, लड़कों पर लाइन मारती हैं, इसलिए इसे यहाँ से निकाल देना चाहिए। मिस्टर गु मन में सोचते हैं इसके खुद के सोच ऐसे हैं तो इसका बच्चा इतना अच्छा कैसे सोच सकता है, ये तो इम्पॉसिबल है, ये लड़की किसी को अच्छे संस्कार नहीं दे सकती। बाय वेंगशिंग कहती है तुम भी तो गाँव से हो, क्या तुमने झूठ बोला है, अगर तुम मिस्टर गु की वाइफ नहीं होती ना तो मैं तुमसे इतना पोलाइटली बात नहीं करती। मिस्टर गु कहते हैं किसने कहा ये मेरी बीवी है। मिस्टर गु इस लड़की से कहते हैं तुरंत ये घर छोड़कर चली जाओ, मैंने तुमसे कुछ भी नहीं कहा, तुम अपने आप को मेरी बीवी कैसे बता सकती हो, तुम वो लड़की हो ही नहीं सकती जिसकी तलाश में मैं हूँ। ये कहती है लेकिन मैंने आपको वो निशानी दिया है। मिस्टर गु कहते हैं वो निशानी ही सिर्फ ऐसा नहीं है जिससे ये प्रूफ हो जाए कि तुम मेरी बीवी हो, मैं अपने बच्चे से भी मिल चुका हूँ जो कि हॉस्पिटल में है, मैंने पैटर्निटी टेस्ट भी करा लिया, उसके संस्कार बहुत ही अलग हैं, उस बच्चे को तुम तो संस्कार नहीं दे सकती जिसके खुद के संस्कार इतने घटिया हैं। बाय विंगशिंग ये सब सुन रही होती है और मनी मन में खुद से सवाल करती है कि आखिर ये कौन से बच्चे की बात कर रहा है, मेरा बच्चा भी तो हॉस्पिटल में ही है। ये कहती है मिस्टर गु आप मुझे यहाँ से नहीं निकाल सकते, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हैं। तो मिस्टर गु कहते हैं मैं किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं भाग रहा, तुम्हें यहाँ से जाना होगा जब तक सच्चाई पूरी तरीके से सामने नहीं आ जाती, यहाँ से निकल जाओ नहीं तो मैं तुम्हें धक्के मारकर निकलवाऊंगा। मिस्टर गु से कहती है थैंक यू मिस्टर गु मेरी रिस्पेक्ट करने के लिए। मिस्टर गु कहते हैं थैंक यू तो मैं तुम्हारा बोलना चाहूंगा, अगर तुम नहीं होती तो मैं उसका असली चेहरा देख ही नहीं पाता। ये सवाल करती है तो मिस्टर गु क्या वो वही लड़की है जिसकी तलाश में आप 6 साल से थे। ये कहता है नहीं मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे ऐसा लगता है मैंने गलत लड़की को ढूंढ लिया है। ये मन में कहती है थैंक गॉड अगर वो लड़की यहाँ रहती तो मैं यहाँ नैनी का काम नहीं कर पाती। मिस्टर गु कहते हैं वैसे क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो, बिल्कुल एक दूसरे की बहन जैसे लड़ रहे थे। तो ये कहती है हाँ मिस्टर गु हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं, बचपन से हम दोनों साथ में पले बड़े हैं। आगे की बात बताने वाली होती है तभी मिस्टर गु को कॉल आ जाता है और ये पूछते हैं क्या बात है। शोल्डर कहता है आपने मुझे बोला था ना मिसेस बाय विंगशिंग के हस्बैंड के बारे में पता करने के लिए, मैंने कंपनी में जितने भी आदमी है सब के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर लिया, लेकिन अभी भी 3 लोग बचे हैं, उन लोगों के ऊपर शक है, उन लोगों के ऊपर भी रिसर्च कर लूंगा, क्या आप आकर यहाँ पर उन लोगों से मिलना चाहेंगे। मिस्टर गु कहते हैं तो क्या तुम अपने हार्टलेस हस्बैंड से मिलना चाहोगी, चलो मैं तुम्हें मिलवाता हूँ। मिस्टर गु कहते हैं देखो इन तीनों में से कौन है पहचानो। एक आदमी कहता
है मैं तुम्हें नहीं जानता, मुझे फालतू का मत फंसाना या फिर स्कैम करने की कोशिश मत करना। मिस्टर गु कहते हैं बेटा तुम्हारे आइडेंटिटी में तो लिखा हुआ है कि तुमने बहुत सारे वन नाइट स्टैंड किए हैं और बहुत सारे रिलेशनशिप भी तुम्हारे रहे हैं। क्या तुम्हें सच में याद रहता है कि तुम कितनी लड़कियों के साथ सोते हो? तो ये कहता है जितनी भी लड़कियों के साथ मैं सोया हूँ मैं कंसेंशुअल रहा हूँ, ऐसी लड़की को मैं कभी नहीं मिला। मिस्टर गु कहते हैं ऐसी फालतू की बातें मत करो, अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश मत करो, क्या पता तुम ही इसकी हस्बैंड हो, और तो और इसके पास बच्चा भी है जो कि अभी हॉस्पिटल में स्ट्रगल कर रहा है और तुम कह रहे हो कि ये बोझ बन रही है। अगर तुम सच में इसके बच्चे के बाप निकले तो सच में मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। बायविंगशिंग कहती है मिस्टर गु शांत हो जाइए, ये वो आदमी नहीं है। बायविंगशिंग कहती है मैं जिस लड़के से मिली थी वो बहुत ही अच्छा इंसान था, वो इसके जैसा वन नाइट स्टैंड या फिर ढेर सारी लड़कियों के साथ हुकअप करने वाला लड़का नहीं था, और तो और उसके एब्डोमिनल मसल्स भी काफी ज्यादा अच्छे थे। मिस्टर गु कहते हैं ध्यान से देखो, क्या पता ये वही आदमी हो, ये तुम्हारे बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएगा। तो ये कहती है मैं क्यों किसी के ऊपर फालतू का अपने बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी डालूं, मैं जानती हूँ ये वो इंसान नहीं है, मैं किसी के ऊपर अपने बच्चे का बोझ नहीं डालना चाहती। मिस्टर गु कहते हैं तुम अभी अपने बारे में सोचो, तुम अपने बच्चों के बारे में सोचो, तुम इसके फायदे के बारे में क्यों सोच रही हो। ये कहती है मिस्टर गु आपने मेरी बहुत हेल्प की है लेकिन मैं किसी के ऊपर बोझ नहीं डालना चाहती। दोस्त कहता है मिस्टर गु आपने किसी की कभी इतनी केयर नहीं की है। तो मिस्टर गु कहते हैं अपना मुंह बंद करो। मिस्टर गु कहते हैं वेल तुम्हारे बच्चा कितने साल का है? ये कहती है 5 साल का। मिस्टर गु कहते हैं मुझे भी मेरा बेटा मिल गया है, वो भी ऑलमोस्ट 5 या 6 साल का है। मिस्टर गु कहते हैं इतने बड़े बच्चों को क्या पसंद होता है? तो ये कहती है मोस्ट ऑफ द टाइम टॉयज एंड कार वाली गाड़ियाँ। मिस्टर गु कहते हैं प्लीज मुझे एक फेवर कर दीजिए, मेरे साथ मॉल में चल के मेरे साथ कुछ टॉय खरीदवा दीजिए। नेक्स्ट सीन में हम इन दोनों को मॉल में देखते हैं। मिस्टर गु कहते हैं वैसे हमारे दोनों बच्चे तो सेम एज के हैं, आप भी टॉय ले सकती हैं, आपके बच्चे को भी पसंद आएगा। कहती है थैंक यू वेरी मच मिस्टर गु। मिस्टर गु कहते हैं कि ये लड़की कितनी ज्यादा अच्छी है, अगर ये मेरी बच्ची की माँ होती तो कितनी अच्छी बात होती। पता नहीं इसका हस्बैंड कौन है, इसका हस्बैंड बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल लगता है, इसका बच्चा और ये एक दूसरे पर डिपेंड है और एक दूसरे के साथ मिलकर सर्वाइव कर रहे हैं, ऐसा आदमी भगवान किसी को ना दे। तभी मिस्टर गु को कॉल आता है, ये सवाल करते हैं मॉम को क्या हुआ। मॉम कहती है यहाँ पर बाइकिंग राव नामी लड़की मुझे ढूंढने के लिए आई है, उसका कहना है कि तुमने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी एंड देन तुमने उसे अकेला छोड़ दिया। दूसरी तरफ हम बाइकिंग राव को देखते हैं जो कि आंटी गु से बोल रही होती है कि मैं घर पर गई थी लेकिन वो जो लड़की है वो मिस्टर गु का ब्रेन वॉश कर चुकी है, उस लड़की का तो एक बच्चा भी है, वो मिस्टर गु के फायदे उठाने चाहती है, उसके वजह से मिस्टर गु ने मुझ पर भरोसा न करके मुझे घर से निकाल दिया, आपको मेरा स्टैंड लेना ही होगा। तभी मिस्टर गु आते हैं, मॉम का कहना होता है कि ये सब क्या चल रहा है, तो मिस्टर गु का कहना होता है कि ये एक नंबर की चालबाज औरत है। और तभी यहाँ श्वान आता है, ये कहती है श्वान डैडी को बताओ कि मैं तुम्हारी मम्मा हूँ, मैं तुम्हारी बायोलॉजिकल मम्मा हूँ। वो उसके कान में कहती है जैसा मैं बोल रही हूँ वैसा करो, नहीं तो मैं तुम्हारी मॉम को छोड़ूंगी नहीं। ये कहता है डैड मुझे हेल्प कीजिए, ये मुझे धमकी दे रही है। मिस्टर गु कहते हैं दूर रहो मेरे बच्चे से, तुम क्या कर रही हो। ये कहती है कि मैं इसकी माँ हूँ, मैं इसके साथ बुरा कैसे कर सकती हूँ। श्वान कहता है नहीं ये मेरी माँ नहीं है, ये तो सिर्फ एक घटिया लड़की है जो मेरी मम्मा की प्लेस लेना चाहती है। मिस्टर गु कहते हैं अभी भी टाइम है, सच बता दो नहीं तो मैं तुम्हें जेल भेज दूंगा। ये कहती है मैं सच बोल रही हूँ, मैं वही मिसेस गु हूँ जिसकी तलाश में थे आप। ये सच कबूल नहीं करती। मिस्टर गु हाउसकीपर को ऑर्डर देते हैं कि इस लड़की को धक्के मारकर यहाँ से निकाल दीजिए, जिसके बाद वो यहाँ से चली जाती है। एंड देन ये अपने पापा से कहता है आपको पता है मेरी मम्मा ने मुझे ये बताया था कि अगर कोई भी मुझे ऐसे डराने की कोशिश करे, धमकी देने की कोशिश करे तो मैं तुरंत वहाँ पर अपना स्टैंड लूँ। मिस्टर गु कहते हैं कि तुम्हारी मम्मा ने तुम्हें बहुत ही अच्छे लेसन दिए हैं। ये कहता है हाँ मेरी मम्मा दुनिया की सबसे बेस्ट मम्मा है। मिस्टर गु कहते हैं ठीक है कौन है तुम्हारी मम्मा, मुझे भी तो मिलाओ जरा। बेटा कहता है कि आप बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल हो, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं जानते, इसीलिए मैं अभी आपको उनसे नहीं मिलाऊंगा, लेकिन फिर भी आपने मेरी केयर की है तो मैं आपको कल मिलने के लिए बोल सकता हूँ, लेकिन आज नहीं। लेकिन मैं एक बात बता दे रहा हूँ, अगर मेरी मॉम आपको पसंद नहीं करती है तो आप उनको फोर्स नहीं कर सकते आपके साथ रहने के लिए। वो भले आपके साथ रहने के लिए मना कर दे, लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उनका ख्याल रखेंगे और हमेशा उनके साथ अच्छे से बिहेव करेंगे। मिस्टर गु कहते हैं तुम बहुत छोटे हो लेकिन अभी से तुम अपनी मॉम की इतनी चिंता करते हो, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम्हारी मॉम बहुत ही अच्छी है, तुम्हारे संस्कार से पता चल रहा है, तुम्हारे जैसे जेंटलमैन को दुनिया में लाकर उन्होंने मेरे लिए बहुत ही बड़ा काम किया है, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करूंगा। ठीक है तो मैं अपनी मम्मा को कल लेकर आऊंगा आपसे मिलाने के लिए। मैडम गु कहती है सीखो इस बच्चे से, अगर तुम इस बच्चे से थोड़ा सा भी कुछ सीखते हो ना तो तुम्हारे लाइफ में वाइफ को रखना इजी हो जाएगा, तुम तो औरतों के बारे में कुछ भी नहीं जानते। मिस्टर गु कहते हैं वेल मैं आज मार्केट गया था और तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आया, ये लो कैसा लगा तुम्हें। ये कहता है ये तो मेरा फेवरेट टॉय कार है, अब तो मैं आपको एक्सेप्ट कर लूंगा, 50% आप पास हो गए हो, तो कल मैं आपसे मॉम के साथ मिलता हूँ। मॉम कहती है कि न जाने कब हम इसकी माँ से मिलेंगे, इतने अच्छे संस्कार तो मैंने भी तुम्हें नहीं दिए। मैं बहुत ही खुश हूँ कि कल मैं अपनी बहू से मिल पाऊंगी। मिलने से पहले मुझे उसके लिए तोहफा प्रिपेयर करना होगा, बताओ मैं उसके लिए क्या लूँ। क्या 100 मिलियन काफी होगा उससे मिलने के लिए। मिस्टर गु कहते हैं आप कल फर्स्ट टाइम मिल रही हैं, इतना पैसा देने की क्या जरूरत है। मॉम कहती है वो बेटा सच कह रहा था कि तुम एक नंबर के डफर हो, तुम बिल्कुल भी जेंटलमैन नहीं हो, मैं अपनी बहू से मिल रही हूँ और बहू से मिलने के लिए पैसे तोहफे ज्वेलरी ये सब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, मुझे अब यहाँ से डिस्चार्ज होना होगा, अपनी बहू के लिए मुझे बहुत कुछ करना है अभी। मिस्टर गु कहते हैं ठीक है कल ही आप डिस्चार्ज हो जाइएगा। नेक्स्ट सीन में ये कहती है देखो मैं अपने बेटे के लिए क्या लेकर आई हूँ। मॉम कहती है तुम्हें ये टॉय कार कहाँ से मिला, तुम्हें ये किसने दिया। ये कहता है मॉम ये टॉय कार मुझे
मेरे डैड ने दिया है। ये कहती है तुम ये क्या बकवास बात कर रहे हो, तुम्हें तुम्हारे डैड कहाँ मिल गए। ये कहता है मॉम मैं सीरियस हूँ, सच में मुझे मेरे डैड मिल गए हैं एंड मुझे ऐसा लगता है कि वो आपके लिए परफेक्ट है। मैंने कल मीटिंग अरेंज की है, आप दोनों को कल मिलना होगा, लेकिन अगर आपका मन नहीं है तो आप नहीं जा सकती हैं। ये टोटली आप पर डिपेंड करता है कि आपको मिलना है या नहीं। मम्मा कहती है क्या तुम सीरियस हो। तो ये कहता है हाँ मॉम मैं सीरियस हूँ, मैं हमेशा आपको पहले रखूंगा। मम्मा कहती हैं मन ही मन में कि इसके हाथ में जो खिलौना है ये तो थोड़ा जाना पहचाना लग रहा है और मेरा बेटा ऐसी बहकी बहकी बातें भी कर रहा है। मेरे पास भी जो खिलौना है वो भी सेम टू सेम है। मॉम कहती है तुम्हारे लिए तो तुम्हारे डैड से मिलना ही होगा, तुम्हारी बीमारी ठीक करने के लिए डैड की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। तो बेटा मन ही मन में कहता है मैं जानता था मेरी मॉम को डैड की कोई जरूरत नहीं है, वो सिर्फ मेरी वजह से मिलना चाहती है। ये कहती है ठीक है बेटा अब जाओ तुम सो जाओ और आराम करो। तभी ये कमरे से निकलती मिस्टर गुई से निकलते हुए देख लेते हैं और कहते हैं ये तो नैनी है, ये मेरे बेटे के कमरे में क्या कर रही थी। जिसके बाद ये अपने असिस्टेंट को कॉल करके कहते हैं नैनी के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए और पता चलता है कि बाई विंगशिंग तो उसकी कजिन है। और तो और गांव से इसे धक्के मारकर निकाल दिया गया इसकी इंसल्ट करके, क्योंकि ये प्रेग्नेंट हो गई थी और इसको इसके पिता का पता नहीं था। तो इसे शक होने लग जाता है कि कहीं ये वही लड़की तो नहीं जिसकी मैं तलाश में हूँ। मिस्टर गु कहते हैं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यही मेरे बेटे की माँ है। तो असिस्टेंट कहता है हाँ मैंने हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स भी चेक किए और मुझे पता चला श्वान की माँ कोई और नहीं बल्कि बाई विंगशिंग है। तो सर क्या आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए। मिस्टर गु कहते हैं नहीं इतना काफी था। नेक्स्ट सीन में ये आती है काम करने के लिए। मिस्टर गु इसके नाक को देखकर कहते हैं कि ये तो बिल्कुल मेरे बेटे जैसा है, दोनों लोगों का फेस थोड़ा थोड़ा सिमिलर है। बाई विंगशिंग कहती है मिस्टर गु आप मेरा चेहरा इतना ध्यान से क्यों देख रहे हैं, क्या मेरे चेहरे पे कुछ लगा है। मिस्टर गु अपने आप को कंट्रोल करते हैं। ये कहती है मिस्टर गु आज आप क्या खाना पसंद करेंगे। मिस्टर गु कहते हैं आज तुम्हें खाना बनाने की जरूरत नहीं है। ये कहती है क्यों, क्या मेरे हाथ का बनाया हुआ खाना आपको पसंद नहीं है। मिस्टर गु इसे कमरे में लेकर आते हैं और बोलते हैं क्या तुम कपड़े कोऑर्डिनेट करना जानती हो। ये कहती है उतने अच्छे से नहीं। मिस्टर गु कहते हैं कबर्ड में जो भी कपड़े पड़े हैं उनको कोऑर्डिनेट कर दो। एंड देन ये मिस्टर गु के ऊपर जैकेट लगाकर देखती है और कहती है शायद ये आपके ऊपर सूट करेगा। मिस्टर गु कहते हैं पक्का ना तुम्हें ये पसंद है। ये कहती है हाँ हाँ। ये सोचने लग जाती है कि मिस्टर गु मेरी पसंद के अकॉर्डिंग कपड़े क्यों पहन रहे हैं। मिस्टर गु कहते हैं तुम आज रेस्ट करोगी, कोई काम नहीं करोगी, और हैरान हो जाती है कि मिस्टर गु को हो क्या गया है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर गु आते हैं अपने दोस्त के साथ। दोस्त कहता है कि आपको पहली बार मैं फ्लावर के साथ देख रहा हूँ और आपसे ये मोर जैसी खुशबू क्यों आ रही है। मिस्टर गु कह रहे हैं ये कैसी बात कर रहे हो, ये सब मैं अपने बेटे की वजह से कर रहा हूँ, उसने ही मुझे फ्लावर लाने के लिए बोला था और ऐसा परफ्यूम लगाने के लिए बोला था। दोस्त कहता है हाँ हाँ ऐसा लग रहा है जैसे बरसात में कोई मोर अपने पंख फहरा रहा हो। तो मिस्टर गु कहते हैं खबरदार जो मेरे बारे में ऐसी बातें की तुमने। वो अंदर आता है मास्टर को ढूंढने और कहता है अंदर स्वान नहीं है, आपका बेटा कहाँ है। तभी हम बाई किंग राव को देखते हैं जो कि स्वान को किडनैप कर चुकी होती है। ये कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए। तो ये कहती है कि तुझे और तेरी मॉम की वजह से मेरा सपना चूर चूर हो गया, नहीं तो अभी मैं 5 स्टार होटल जैसे घर में रहती और सबसे अमीर आदमी की बीवी होती। तुम दोनों को इतनी आसानी से मैं नहीं छोड़ सकती, अपने मॉम को यहाँ बुलाओ, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं और ना तो मैं तुम्हारे मॉम को छोड़ूंगी। ये कहता है मेरी मॉम को हर्ट करने की कोशिश मत करना। ये कहती है ठीक है मैं खुद बुला लेती हूँ। एंड देन ये कॉल करती है वेंशिन को, कहती है तुम्हारा बेटा मेरे हाथों में है, अगर उसको बचाना चाहती हो तो अभी अभी अबैंडन फैक्ट्री में आ जाओ जो कि वेस्ट एंड सबसेस के साइड है। वेंशिन सही समय पर यहाँ पहुँच जाती है। बाई किंग रू आखिर तुम मेरे बेटे से चाहती क्या हो, तुम्हें कुछ भी चाहिए तो तुम मुझसे बात करो, मेरे बेटे को क्यों हार्म कर रही हो। ये कहती है तुम्हारा बेटा गु परिवार का एक लौता वारिस है, इसके वजह से तुम एक लग्जरियस लाइफ जी सकती हो, अपनी जिंदगी एंजॉय कर सकती हो। यहाँ बेटा अपनी घड़ी की तरफ देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि डैड सही समय पर आ गए तो आप टेस्ट में पास हो गए, अदरवाइज फेल हो गए। कजन कहती है तुम इतनी लकी नहीं हो कि तुम इतने हैंडसम एंड रिच लड़के से शादी कर सको, गाँव में तुम्हारी शादी लगाई गई थी 60 साल के बुढ़े के साथ, अगर तुम उससे शादी कर लेती तो आज तुम मेरे रास्ते का कांटा नहीं बनती। दूसरी तरफ शोल्डर मास्टर गु को बताते हैं हमने पूरे हॉस्पिटल में ढूंढ लिया लेकिन यंगर मास्टर नहीं मिल रहे हैं। मिस्टर गु लोकेशन चेक करते हैं और कहते हैं वेस्टर्न सब जाने के लिए। यहाँ बाई विंगशिंग कहती है हमेशा तुम्हें पेरेंट्स का प्यार मिला, मेरे घर में तो मुझे पेरेंट्स का भी प्यार नहीं मिला, वो लोग मुझे अपशगुनी समझते थे, मुझे घर से भी निकाल दिया। जब मैं छोटी थी तो हमेशा तुम्हारी फेवर लिया करती थी। कजन कहती है तुम कॉलेज में भी मुझसे ज्यादा बेटर थी, मुझसे ज्यादा खूबसूरत भी थी और अब तुम्हारे पास मुझसे ज्यादा बेटर हस्बैंड होगा, इतना न्याय नहीं हो सकता मेरे साथ। तुम जिंदगी भर लकी रही हो लेकिन अब और लकी नहीं रहोगी, तुम्हारी और तुम्हारी बेटे की जिंदगी मैं बर्बाद कर दूंगी। मॉम कहती है अगर तुमने इसे हाथ लगाया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं और मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी, तुम एक किडनैपर हो और तुम मारने की भी धमकी दे रही हो तो तुम्हें जेल होकर रहेगा। ये कहती है तुम मेरी चिंता मत करो, तुम लोगों को मारने के बाद तुम लोगों की बॉडी में डिकम्पोज कर दूंगी, अपना नंबर चेंज कर लूंगी और हमेशा के लिए गायब हो जाऊंगी, लेकिन तुम्हें खुश नहीं रहने दूंगी। बेटा कहता है तुम इतनी भी चालाक नहीं हो, मैंने ऑलरेडी अपने डैड को कॉल करके बता दिया है कि हम लोग यहाँ पर हैं। वो कहती है तुम्हारी
तुम्हारी इतनी हिम्मत, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। लेकिन तभी मॉम बीच में आ जाती है और कहती है मेरे बेटे को हाथ भी मत लगाना। सही वक्त पर मिस्टर गू यहाँ आ जाते हैं। मिस्टर गू ऑर्डर देते हैं इस लड़की को पुलिस स्टेशन ले जाने के लिए। ये लड़की कहती है मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी, मैं सीरियस थोड़ी ना थी, इस बार मुझे छोड़ दो, नेक्स्ट टाइम मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। लेकिन मिस्टर गू इसे जेल में डालने के लिए बोलते हैं और उसे यहाँ से ले जाया जाता है। मिस्टर गू को ये थैंक यू कहती है कि तुम सही वक्त पर आ गए। बेटा कहता है डैड आप तो बहुत कूल हो। डैड कहते हैं बेटा तुमने ग्रेट जॉब किया है, अच्छा हुआ तुमने मुझे कॉल करके लोकेशन भेज दिया, तुम बहुत ही स्मार्ट हो। वो अपनी मम्मा से कहता है मेरे डैड से मिलो, आज के बाद हम दोनों मिलकर मॉम आपको प्रोटेक्ट करेंगे। वो अपनी बीवी को घूरे जा रहा होता है। बेटा कहता है मेरी मम्मा को घूरना बंद करिए, मुझे पता है वो बहुत सुंदर है, मेरी मॉम को ऐसे देखकर आप उन्हें ब्लश फील करा रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। वो मम्मा से सवाल करता है आपको डैड हैंडसम लगे या नहीं। मम्मा कहती है बेटा थोड़ा चुप हो जाओ ना, तुम बहुत ज्यादा बात करते हो। डैड कहते हैं लिटिल डेविल चलो अब घर चलने का टाइम हो गया। घर आके कहता है डैड क्या ये आपका घर है, इतना बड़ा है ये घर। मम्मा क्या फ्यूचर में हम इस घर में रहने वाले हैं। मम्मा कहती है भूलो मत अभी भी तुम्हारी तबीयत खराब है, तुम्हें अभी भी हॉस्पिटल जाने की जरूरत है। डैड कहते हैं श्वान को क्या बीमारी है, मैं श्वान के लिए स्पेशल डॉक्टर से कांटेक्ट करूंगा। ये बताती है श्वान को बोन मैरो मैच चाहिए। मिस्टर गू कहते हैं चिंता मत करो, मैं कल ही जाकर डॉक्टर से बात करता हूँ। और वो मिस्टर गू को शुक्रिया कहती है। मिस्टर गू कहते हैं कि मैं श्वान का पिता हूँ, थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो मेरा फर्ज बनता है। वो अपनी बीवी से कहते हैं कि चलो हमें चल के मैरिज सर्टिफिकेट भी ले लेना चाहिए। ये सुनकर बेटा सोचता है कि डैड तो कुछ ज्यादा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वो शायद मम्मा के बारे में नहीं जानते कि मेरी मम्मा थोड़ा सा शाय फील करती हैं। वो अपने डैड से कहता है डैड मैंने कल आपको समझाया था ना कि मेरी मम्मा से जब आप मिलने आना तो फ्लावर्स लेकर आना, फ्लावर्स कहाँ है और अब आप शादी की बात कर रहे हो। मिस्टर गो कहते हैं मुझे माफ करना, मैं फ्लावर्स लेकर आया था लेकिन किडनैपिंग की न्यूज सुनकर मैं थोड़ा हड़बड़ा गया और पता नहीं फ्लावर मैंने कहाँ छोड़ दिया। बेटा कहता है कि ये सारे एक्सक्यूजेस नहीं चलेंगे, आपको फ्लावर लाना ही चाहिए था। वेल तभी यहाँ पर मैडम गू आ जाती है और कहती है तुम ही मेरी बहू हो है ना। मॉम अपने बेटे से कहती है क्या तुम मुझे इंट्रोड्यूस नहीं कराओगे, तो वो कहता है मिलो इनसे, ये है मेरी मॉम। मॉम कहती है बेटा मुझे आंटी बोलने की कोई जरूरत नहीं है, तुम मुझे मॉम बोल सकती हो। मॉम कहती है वेल मैं अपनी बहू के लिए ढेर सारा गिफ्ट लेकर आई हूँ। ये कहती है नहीं ये सारे तोहफे बहुत ही महंगे हैं, मुझे इन सब की कोई जरूरत नहीं है। मैडम कहती है तुम गू फैमिली का सदस्य हो, तुम ऐसी बात कैसे बोल सकती हो, ये सब तुम्हारे लिए ही है। मैडम कहती है कंपनी के शेयर भी तुम्हारे नाम पे, 15% शेयर तुम्हारे नाम पे। तो बेटा कहता है मेरे नाम पे सिर्फ 10% है। मम्मा कहती है हाँ ये लड़की है, ऑब्वियसली ये ज्यादा डिजर्व करती है। हमारे गु परिवार में शुरू से ही औरतें ही पैसा और बिजनेस मैनेज करती हैं। हमारे घर के बगल में ही तुम्हारा एक और घर होगा और इस घर का कॉस्ट है 1 बिलियन। अगर फ्यूचर में तुम दोनों की लड़ाई होती है तो तुम्हारा मन हो या उसका मन हो, तुम लोग अलग अलग घर में रह सकते हो। बेटा कहता है मॉम आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। मम्मा कहती है जब औरतें बात कर रही होती है तो लड़के इंटरफेयर नहीं करते। मैडम कहती है ये सब बिल्कुल भी मत सोचना कि आज मुझे तुम्हारे बारे में पता चल रहा है तो मैं तुम्हें इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही हूँ। जब मैं तुम्हें पहले दिन देखी थी तभी तुम मुझे पसंद आ गई थी। मैंने तो अपने बेटे को भी बोला था कि वो तुम्हें डेट करे, लेकिन डेस्टिनी देखो तुम लोग तो ऑलरेडी एक दूसरे के लिए ही बने हो। और तो और ये सब तोहफे नहीं बल्कि मेरी तरफ से माफी है, इतने दिन तक तुमने अकेले सफर करा है हमारे होते हुए। तुम इतनी ब्रेव हो कि तुमने बच्चे को अकेले पैदा किया और अकेले पाला पोसा और इतने अच्छे तालीम दिए। तभी यहाँ पर ग्रैंडमा आ जाती हैं और ये कहती है ग्रैंडमा आप यहाँ क्या कर रही हैं। ये कहती है किंग राव मुझे बता रही थी कि तुम्हें कोई रिच हस्बैंड मिल गया है, मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि तुम्हारी जैसी घटिया लड़की को रिच हस्बैंड मिल सकता है। आंटी कहती है आपका स्वागत है मेरी फैमिली में। ग्रैंडमा कहती है आपने जो लड़की पसंद किया है वो लड़की बहुत ही घटिया और नालायक है, और तो और इस घर में गेस्ट का वेलकम भी करने नहीं आता, एक गिलास पानी तक किसी ने नहीं दिया। शोल्डर यहाँ पर पानी ऑफर करता है। बाय विंगशिंग ग्रैंडमा से कहती है कि आप मुझे बताइए आप यहाँ पे कर क्या रही हैं। तो वो कहती है फाइनली मैं तुम्हें ये बताने आई हूँ कि तुम्हारी वजह से किंग राव जेल में गई हुई है, अगर उसे कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। बाय विंगशिंग कहती है आपको पता है उसने मेरे और मेरे बेटे की जान लेने की कोशिश की है, उसने क्राइम किया है, उसे जेल तो होनी ही थी। ग्रैंडमा कहती है तुम्हारे पंख निकल आए हैं, ये बिल्कुल भी मत सोचना कि तुम रिच हस्बैंड की वाइफ हो तो तुम कुछ भी बोल सकती हो और कुछ भी कर सकती हो। मैं तुम्हें बता दूं कि मैं अभी भी तुम्हारे ऊपर हाथ उठा सकती हूँ। हस्बैंड कहता है मैंने उसे अरेस्ट करवाया है, मैंने उसे जेल में डलवाया है, मुझसे बात करिए। ग्रैंडमा कहती है तुम्हें बड़ों की रिस्पेक्ट भी करने आती है, मेरे किंग राव को जेल से निकलवाओ। मैं अभी भी बाय विंगशिंग की ग्रैंड मदर हूँ, तुम मेरे साथ बदतमीजी नहीं कर सकते। शोल्डर कहता है देखिए मैं आपके साथ रिस्पेक्टफुली बात कर रहा हूँ, आप ही यहाँ पर चिल्ला रही हैं। बाय विंगशिंग मन में सोचती है जिंदगी में पहली बार कोई मेरा स्टैंड ले रहा है। ग्रैंडमा कहती है मुझे पता था कि अगर इस चुड़ैल को कोई रिच हस्बैंड मिल जाएगा तो वो हम लोगों को लात मार देगी। अगर मुझे पता होता कि तू सच में इतनी घटिया औरत है तो मैं तुझे समुद्र में डुबा कर तेरी जान ले लेती। तभी आंटी आती है और कहती है बेटा तुझे लड़ने नहीं आता तो साइड हट जा। और कहती है ओए बुढ़िया तू अपने आप को समझती क्या है, तू तो मुझे पहले से ही पसंद नहीं थी। तुझे क्या लगता है बुढ़िया कि कोई तू स्पेशल बुढ़िया है? तेरे कहने का मतलब क्या है कि तू मेरी बहू की जान ले लेगी, उसे समुद्र में डुबा देगी? तेरी इतनी औकात है तो उसे
से हाथ भी लगा के दिखा। तुझे तो देख कर ही साफ साफ पता चल रहा है कि तेरा भेजा भी ठीक से डेवलप नहीं हुआ है और तू उसी के साथ बुढ़िया भी हो गई है और अपने जुबान से इतने कड़वे शब्द निकाल रही है। गुयांगशिंग कहती है मुझे नहीं पता था कि मैडम को इतनी अच्छी फाइटिंग आती है। वो बुढ़िया को कहती है चलो मैं तुम्हें तुम्हारी रियल औकात दिखाऊं, और ऐसा कहकर वो उसे खींचते हुए ले जाती है। मैडम गु की फाइटिंग स्किल देखकर तो यहाँ ये लोग हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद वो मैडम गु को थैंक यू कहती है। आंटी कहती है मेरे सामने ये सारी फॉर्मेलिटीज करने की जरूरत नहीं है, मुझे बेटी की जरूरत थी और तुम मेरी बेटी हो। ऐसी बुढ़िया लोगों को मैं टॉलरेट करना जानती हूँ, तो तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना और तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। होता कहता है ग्रैंड माँ आप तो हीरो हो। मम्मा कहती है वेल तुम लोगों को देखकर मुझे सब कुछ ठीक लग रहा है, अब मैं तुम लोगों के छोटे से घर को डिस्टर्ब करना नहीं चाहूंगी, तुम लोग यहाँ पर खुशी खुशी रहो। बाय बाय कहकर चली जाती है। बाय विंगशिंग कहती है बेटा चलो सोने का टाइम हो गया। मिस्टर गु कहते हैं हाँ मुझे भी शावर लेना है, जिसके बाद मैं सो जाऊंगा। रात के वक्त मिस्टर गु पानी पी रहे होते हैं। ये कहती है आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तो ये कहता है शावर लेकर प्यास लग गई थी तो पानी पीने आया हूँ। गलती से ये मिस्टर गु का बेल्ट खोल देती है और माफी मांगती है। मिस्टर गु कहते हैं पहले मेरा बेल्ट तो छोड़ो। सॉरी बोलकर ये भाग जाती है। मिस्टर गु कहते हैं ऐसी क्या बात है कि ये भाग गई? बाय विंगशिंग कहती है हे भगवान मुझे इतना नर्वसनेस क्यों फील हो रहा है, हम पहले भी तो मिल चुके हैं ना, तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है हम फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं। लेकिन फिर भी मिस्टर गु की बॉडी तो काफी ज्यादा अच्छी है, वो देखकर मुझे बहुत मजा आया। ये कहती है मैं कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ रही हूँ, आई थिंक मुझे जाकर सो जाना चाहिए। नेक्स्ट डे ये फैमिली हॉस्पिटल आती है। डॉक्टर कहता है बोन मैरो मैचिंग परफॉर्म कर रहा है। बीवी कहती है क्या मेरे हस्बैंड को कोई प्रॉब्लम होगी बोन मैरो देने से? हस्बैंड कहता है देखो तुम्हारी मॉम को मेरी चिंता हो रही है। बेटा कहता है वो इसलिए क्योंकि मेरी मॉम आपको कोई फेवर नहीं करना चाहती। डॉक्टर कहता है बहुत ही छोटी सी सर्जरी है और बहुत ही माइनर रिस्क है, तो कोई चांसेस नहीं है कि कुछ होगा। डॉक्टर कहते हैं ठीक है तो फिर सर्जरी की तैयारी करते हैं। अगले दिन डैड कहते हैं बेटा तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। वो कहता है मॉम यहाँ नहीं है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे थोड़ा थोड़ा तो डर लग रहा है, मैं मॉम के सामने ऐसा नहीं बोल सकता, उन्हें मेरी चिंता होगी ना। डैड कहते हैं तुम बहुत ही ज्यादा ब्रेव हो, आओ मुझे एक गले लगाओ तुम्हें शक्ति मिलेगी। बेटा कहता है आप भी बहुत ड्रामेटिक हो और हक करता है। जिसके बाद वो कहता है मुझे ऐसा लगता है कि आपको गले लगाकर मुझे पावरफुल फील हो रहा है। बेटा कहता है मुझे रोना आ रहा है क्योंकि ये सर्जरी बहुत ही ज्यादा अजीब है। डैड कहते हैं तुम रो सकते हो। कहता है ठीक है मेरी मॉम को मत बताना क्योंकि मैं मैन हूँ, मैं मम्मा को नहीं बता सकता कि मैं रो सकता हूँ। जिसके बाद वो डैड के सामने रोता है। बाहर खड़ी होकर बाय विंगशिंग ये सारी बातें सुन रही होती है और कहती है मुझे तो लगता था मेरा बेटा कुछ ज्यादा ही मैच्योर है, लेकिन वो मैच्योर होने का नाटक करता था, उसे मेरी ज्यादा चिंता थी और वो ब्रेव होकर मुझे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता था, इतना छोटा सा होकर इतनी मैच्योरिटी। जिसके बाद ये अंदर आती है टिफिन लेकर। मिस्टर कू कहते हैं देखो तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, यहाँ पर बेस्ट डॉक्टर आए हुए हैं और बेस्ट इक्विपमेंट भी है, बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट सीन में सर्जरी स्टार्ट होती है। ग्रैंडमा कहती है बेटा बिल्कुल भी चिंता मत करना, तुम्हारी मॉम और तुम्हारी ग्रैंडमा दोनों लोग यहाँ पर हैं, तुम लोगों को कुछ भी नहीं होगा। मिस्टर गू कहते हैं मेरी भी सर्जरी होने वाली है, कोई मेरी भी तो केयर करो। तो ये कहती है कि आप भी ठीक हो जाओगे और बिल्कुल सेफली बाहर आओगे। मिस्टर गू कहते हैं मुझे किस करो तब मैं बिलीव करूंगा, और वो सभी के सामने मिस्टर गू को किस करती है। नेक्स्ट सीन में ग्रैंडमा कहती है बिल्कुल भी चिंता मत करो, छोटी सी सर्जरी है, सब ठीक हो जाएगा। बाय विंगशिंग मन में सोच रही होती है ग्रैंडमा का हाथ कितना वार्म फील करा रहा है, ऐसा लग रहा है ये मेरी सासू माँ नहीं बल्कि खुद की माँ है। तभी डॉक्टर कहती है सर्जरी सक्सेसफुली हो गया। ग्रैंडमा कहती है थैंक यू गॉड आपने मेरी सुन ली। वो मिस्टर गू से कहती है आपको पता है आप कितने ज्यादा इनक्रेडिबल हैं। मिस्टर गू सभी के सामने कहते हैं मुझे किस चाहिए, और वो फिर से किस करते हैं और कहते हैं रात में भी मुझे किस चाहिए। जिसके बाद मिस्टर गू रिकवर हो रहे होते हैं और ये बैठे बैठे सो रही होती है। मिस्टर गू सोचते हैं रात भर ये मेरा इंतजार कर रही थी और यहाँ रहकर मेरा ख्याल रख रही थी। मिस्टर गू कहते हैं तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? ये कहती है आपको पेन किलर की इंजेक्शन दी गई थी, आप सो गए थे, आपके होश में आने का इंतजार कर रही थी। मिस्टर गू कहते हैं हमारा बेटा काफी ज्यादा प्राउड है, बहुत ही छोटी एज में वो इतना मैच्योर हो गया है, मैं सच में उसे दुनिया की सारी खुशियाँ देना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ वो एक बच्चों की तरह अपनी जिंदगी एंजॉय करे। ये कहती है अगर तुम हमेशा उसके साइड रहोगे तो शायद उसका बचपना बाहर निकल कर आए। ये कहती है हम दोनों मिलकर एक ग्रेटेस्ट पेरेंट बन सकते हैं और अपने बच्चे की एक अच्छी परवरिश कर सकते हैं। मिस्टर गू यहाँ इसका हाथ पकड़े पकड़े दोबारा सो जाते हैं और वो कहती है अब तो आप उठ गए हैं, मेरा हाथ छोड़ दीजिए। तभी बेटा यहाँ आता है और कहता है आप रात भर सो रहे थे और मॉम आपको रात भर देख रही थी, क्या आपको थोड़ा सा भी बुरा नहीं लग रहा? तो मम्मा कहती है नहीं नहीं, अगर मैं यहाँ नहीं होती ना तो मुझे बुरा लगता। बेटा कहता है मॉम हम दोनों का बहुत दिनों से ख्याल रख रही है, रात भर जाग जाकर उन्हें भी केयर करना चाहिए और अपना रेस्ट करना चाहिए। तभी मिसेस गू यहाँ आती है और कहती है सच में तुम बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई हो, तुम्हें घर जाकर रेस्ट करना चाहिए, मिलो हमारे हाउसकीपर से, बचपन से ही ये यांशी का ख्याल रखते आए हैं और अब तुम्हारे बेटे का भी ख्याल रखेंगे, तुम घर जाकर रेस्ट कर सकती हो। कहती है ठीक है तो फिर मैं घर चलती हूँ और अपने बेटे को कहती है कि तुम अंकल की बात सुनना। जिसके बाद मैडम गू अपने बेटे से कहती है जब तक तुम लोग ठीक नहीं हो जाते तब तक के लिए मैं वेट करती हूँ, जिसके बाद हम लोग एक पार्टी रखेंगे, मैं चाहती हूँ कोयोटो में सबको पता चले कि मेरे पास एक लवली ग्रैंडसन है।
ग्रैंडमा खुशी खुशी चली जाती हैं। बेटा अपने डैड से सवाल करता है, क्या सब लोग हमारे बारे में ऐसी बातें नहीं सोचेंगे कि हम लोग गांव से आए हुए हैं और आप इतने ज्यादा अमीर शहर के। डैड कहते हैं, किसी की इतनी औकात नहीं है कि कोई हमें इस तरीके से जज कर सके, ऐसे लोग हमारे फैमिली में अलाउ तक नहीं है। नेक्स्ट सीन में वैंग वैंग की मम्मा कहती हैं कि क्या गू फैमिली में रियूनियन हो रहा है, यानी कि उन लोगों को वो लड़की मिल गई जिसकी तलाश में वो 6 साल से थे। यान यान कहती है, हाँ उसके पास तो बच्चा भी है जो मिस्टर गू का है। डैड कहते हैं, हाँ वैंग फैमिली और गू फैमिली में कोऑपरेटिव रिलेशनशिप है। अगर मिस्टर गू मेरी बेटी से शादी कर लेते तो हम लोगों का बिजनेस पार्टनरशिप हमेशा के लिए कंफर्म हो जाता। यान यान तुम तो किसी काम की नहीं हो। ये अपने डैड से कहती है, अभी आप मुझे यूजलेस कैसे कह सकते हैं, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। जिसके बाद ये आती है मिस्टर गू से मिलने के लिए और कहती है, मैंने सुना है आपकी कोई सर्जरी हुई है, इसलिए मैं आपसे मिलने आई हूँ। ये तो आपकी नैनी है, जाओ मेरे लिए पानी का ग्लास लेकर आओ। बेटा कहता है, मेरी मॉम नैनी नहीं है। मिस्टर गू कहते हैं, तुम्हारी यहाँ कोई जरूरत नहीं है, तुम यहाँ से जा सकती हो। ये कहती है, मैं तुमसे मिलने आई हूँ तुम्हारे लिए ऑरेंज एंड फ्रूट्स लेकर, रुको मैं तुम्हारे लिए ऑरेंज पील करके देती हूँ। ये दोनों औरतें बाहर चली जाती हैं बात करने। बाप बेटे आपस में बोलते हैं, आई थिंक मोमा को उसके साथ अकेले नहीं छोड़ना चाहिए, चलो हम चल के सुनते हैं वो क्या बात कर रही हैं। यान यान कहती है, मैंने सुना है कि तुम उस बच्चे की माँ हो, यानी कि तुम वही गाँव की लड़की हो, है ना? यानी कि तुम ही वो लड़की हो जिसको बाई किंगरू को जेल में डलवाया। ये कहती है, उसने मेरे बेटे के साथ खिलवाड़ करा तो मैं वो कैसे टॉलरेट कर सकती हूँ। यान यान कहती है, शायद तुम मेरे बारे में नहीं जानती, तुम जैसी लड़कियों को मैं चूटी की तरह मसल देती हूँ। यान यान कहती है, तुम्हारे अंदर आखिर ऐसा क्या है जिसमें मिस्टर गो इतना ज्यादा इंटरेस्टेड है? ऑब्वियसली मैं तुमसे 100 गुना ज्यादा बेटर हूँ, सुंदरता में भी तुम मेरे सामने कुछ नहीं हो, तो एक गाँव की लड़की में ऐसी क्या बात है जिसके साथ मिस्टर गू रहना चाहते हैं? वो इसके ऊपर हाथ उठाने वाली होती है तभी मिस्टर गू आ जाते हैं। मिस्टर गू कहते हैं, मैंने ऑलरेडी तुम्हें बहुत झेल लिया, निकल जाओ यहाँ से। ये कहती है, आखिर इस लड़की में ऐसी क्या बात है, गाँव की भिखारी है ये, मेरा फैमिली बैकग्राउंड, मेरा शक्ल, मेरी एजुकेशन, हर चीज इससे ज्यादा बेटर है। बेटा कहता है, मेरी मॉम तुमसे 1000 गुना ज्यादा बेटर है, वो तुम्हारी तरह इगोइस्टिक नहीं है और काइंड हार्टेड वुमन है। तुमने तो इतना हैवी मेकअप करके रखा है, मेरी मॉम नेचुरली रहती है। तुम्हारे अंदर औरतों से बात करने की तमीज नहीं है, तुम औरतों को नीचा भी दिखाती हो, तो तुम्हारे कोई सेल्फ स्टैंडर्ड भी नहीं है। मिस्टर गू इसके सामने अपनी बीवी को किस भी करते हैं। ये सब देखकर जेलसी में वो यहाँ से चली जाती है। मिस्टर गू ब्लश करने लग जाते हैं। नेक्स्ट सीन में डॉक्टर कहते हैं, बच्चे के दाग पर अभी भी थोड़ी नरमी है, फ्यूचर में सूजन हो सकता है, इसीलिए इधर उधर हिलना अलाउ नहीं है। नेक्स्ट सीन में यहाँ मॉम आती हैं। बच्चा कहता है, मॉम मैं हॉस्पिटल से कब डिस्चार्ज होऊंगा, मुझे आपके साथ रहना है। मम्मा कहती हैं, जब तुम फुल्ली रिकवर हो जाओगे तब तुम हमारे साथ रह सकोगे। नेक्स्ट सीन में हम मिस्टर गू को देखते हैं जो कि ये सोच रहे होते हैं कि शायद वो मेरे साथ रहने के लिए इसलिए तैयार हो गई क्योंकि मैं उसके बच्चे का बाप हूँ, लेकिन कोई नहीं, मैं धीरे धीरे फीलिंग हमारे बीच में ले आऊंगा। कुछ दिन बाद ये कहता है कि चलो तुम्हारा तो डिस्चार्ज हो गया। बेटा काफी खुश होता है कि चलो अब घर चलते हैं। बेटा कहता है, घर की बात ही अलग है। मम्मा कहती है, तुम यहाँ एक ही बार आए हो और तुम्हें कंफर्टेबल फील होने लगा। तो बेटा कहता है, ये मेरे डैड का घर है, मुझे कंफर्टेबल फील करने की जरूरत नहीं है। तभी बटलर आता है और कहता है, मैडम के लिए स्पेशली कुछ डिजाइन ड्रेस किए गए हैं जो कि मैडम गू ने भिजवाए हैं। इतने सारे कपड़े देखकर बैबिंग सिंह कहती है, ये तो बहुत सारे कपड़े हैं, इतने कपड़े मैंने कभी नहीं पहने। मिस्टर गू कहते हैं, अगर तुम 7 बार जन्म लोगी ना तब भी कपड़े खत्म नहीं होंगे, तुम कपड़ों की चिंता मत करो। बेटा कहता है, आप तो कुछ ज्यादा ही पॉजिटिव हो, आपको मम्मा इस जन्म में मिल गई तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगले जन्म में भी मिलेंगी, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो अगले जन्म में किसी और को मिले। डैड कहते हैं, तुम चाहते हो कि हर एक जन्म में तुम्हारी मम्मा अलग अलग आदमी के साथ रहे? तो ये कहता है, हाँ मेरी मम्मा नए नए जेंटलमैन डिजर्व करती हैं। बेटा कहता है, मॉम वो बैकलेस ड्रेस पहनो, आप बहुत सुपर क्यूट लगोगी। डैड कहते हैं, नहीं नहीं वो कुछ ज्यादा खुला है। मम्मा कहती है, मेरे बेटे को पसंद है तो मैं जरूर पहनूंगी। डैड कहते हैं, तुम्हें नहीं लगता कि औरतों को इतना बैकलेस नहीं पहनना चाहिए? तो बेटा कहता है, प्लीज अपनी थिंकिंग बदलिए, इतना इनसिक्योर होने की कोई जरूरत नहीं है, मेरी मॉम बहुत ही ब्यूटीफुल है और ब्यूटीफुल लड़कियां ही ऐसे कपड़े पहन पाती हैं। दोनों लोग मॉम को घूरने लग जाते हैं। बेटा कहता है, मेरी मॉम को ऐसे मत घूरिए, मेरी मम्मा को शर्म आ जाएगी। वो कहता है, तुम कैसी बात कर रहे हो, मैं तुम्हारी मॉम को नहीं घूर रहा हूँ। रात के वक्त मिस्टर गू सोते हैं, उन्हें सपनों में उनकी बीवी आती है कि वो उन्हें किस कर रही होती है और वो अचानक से उठ जाते हैं और कहते हैं, हे भगवान ये क्या हो रहा है, मुझे जल्दी से ठंडे पानी से नहाना होगा। बेटा कहता है, कल रात को आपके रूम से आवाज आ रही थी कि आप शावर ले रहे थे, मैं जाग रहा था, मैं सोया नहीं था। आप रात में क्यों शावर ले रहे थे? कहीं ऐसा तो नहीं ना कि आपके सपनों में मेरी मॉम आई थी? आई एम सॉरी अगर मैं ज्यादा बोल रहा हूँ। डैड कहते हैं, हाँ तुम ज्यादा बोल रहे हो, अगर आप कुछ बोली ना तो मैं तुम्हें कार से उतार दूंगा। दूसरी तरफ हम पार्टी हॉल का सीन देखते हैं। लोग बात कर रहे होते हैं। मैंने सुना है कि 6 साल से जिस लड़की की तलाश हो रही थी फाइनली वो मिल गई है और इसी वजह से ये पार्टी रखी गई है। वो कोई छोटे से गाँव की लड़की है। आखिर गू परिवार इतना बड़ा परिवार है, ये लोग किसी गाँव की लड़की को कैसे अलाउ कर सकते हैं? यहाँ यान यान आई हुई होती है और कहती है वो गाँव की लड़की है, उसे मौका मिला ऐसे होटल जैसे घर में रहने का, ऐसे अमीर आदमी को अपने काबू में करने का, तो कौन ही लड़की ऐसा मौका छोड़ेगी? तभी बाइबिंग सिंह की एंट्री होती है और ये पैर लगाकर उसे गिरा देती है। यान यान कहती है, तुम्हारी जैसी लड़कियां गाँव की सड़कों पर चलती हैं, यहाँ हील पहन कर नहीं चल सकती। दूसरी लड़कियां कहती हैं, तुम गाँव की भिखारी
साधारण हो, तुम यहाँ अमीर खानदान में क्या कर रही हो? बाय विंगशिंग कहती है, इस पार्टी में मुझे भी इनविटेशन मिला था, तुम लोग मेरी इंसल्ट नहीं कर सकते। यान यान कहती है, अच्छा सच में? तो दिखाओ अपना इनविटेशन। ये कहती है, मेरे पास ये वाला इनविटेशन कार्ड नहीं है। ये सुनते वो सिक्योरिटी गार्ड बुलाती है और कहती है, यहाँ पर कोई अंदर गरीब भिखारी घुस आया है, प्लीज इसे निकालो यहाँ से। सिक्योरिटी कहते हैं, प्लीज लेडी अपना इनविटेशन कार्ड दिखाइए। ये कहती है, मैं इनविटेशन कार्ड लेकर क्या करूंगी, ये पार्टी मेरे लिए ही रखा गया है। ये सुनते ही सब लोग कहते हैं, अच्छा तो वो लड़की तुम ही हो क्या? ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम झूठ बोल रही हो। यान यान कहती है कि अगर तुम्हारे लिए ये पार्टी रखी गई है तो तुम यहाँ अकेले क्या कर रही हो? तुम्हारे बच्चे और तुम्हारे हस्बैंड कहाँ हैं? कहीं तुम हमें फूल तो नहीं बना रही? दूसरी लड़की कहती है, तुम यहाँ पर झूठा नाटक कर रही हो, तुम्हें यहाँ से निकलना होगा। यहाँ यान यान सोचती है कि मुझे इस लड़की को किसी न किसी चीज में फंसाना होगा और वो वैंगशिंग के पर्स में कुछ डाल देती है। तभी यहाँ पर मैडम गु आती हैं और कहती हैं कि ये मेरी बहू है, मेरी बेटी है, तुम लोग इसके साथ बदतमीजी मत करो। सभी लोग माफी मांगते हैं कि हमारे मुंह से जो भी निकला हमें माफ कर दीजिए। यान यान कहती है, मैडम गु आपको गाँव की लड़कियों पर इस तरीके से ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, ये तो मुझे शक्ल से चोरनी भी लगती है। वैंगशिंग कहती है, तुम मुझ पर कैसा इल्जाम लगा रही हो? यान यान कहती है, तुम अपना पर्स दिखाओ, सब सबूत मिल जाएगा हमें। मेरा ब्रेसलेट खो गया है जब से तुम आई हो तभी से, तो ऐसा कैसे हो सकता है? मैडम गु कहती है, वैंगशिंग ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि मैं उसे बहुत अच्छे से जानती हूँ। ये लड़की कहती है, मैडम गु आप इस लड़की पर इतना जल्दी ट्रस्ट मत करिए, एक बार हमें मौका तो दीजिए ये प्रूव करने का कि आपकी बहू एक नंबर की चोर है। एंड देन वो उसका पर्स लेती है, उसके पर्स में से वो ब्रेसलेट निकालती है। बाय विंगशिंग अपने हस्बैंड को मैसेज कर देती है कि मुझे यहाँ का सर्विलेंस फुटेज देखना है, मुझे फंसाया जा रहा है। आपस में लोग बात करने लग जाते हैं कि मैंने नहीं सोचा था कि इस घर की बहू ऐसी चीजें चोरी कर सकती है। बाय विंगशिंग कहती है, मुझे फंसाना बंद करो, क्या पता ये ब्रेसलेट किसी ने मेरे बैग में डाल दिया हो। तो यहाँ खड़ी लड़कियां बोलती हैं कि यहाँ पर सभी लोग रिच लड़कियां हैं, तुम्हारी तरह कोई कैरेक्टरलेस नहीं जो ऐसा काम करेगा। तभी मिस्टर गु आते हैं और कहते हैं, मेरी बीवी को कैरेक्टरलेस बोलना बंद करो, मेरे पास सीसीटीवी फुटेज है, देखता हूँ कौन उसे फंसाता है। और मिस्टर गु कहते हैं कि अगर मैंने सीसीटीवी फुटेज यहाँ पर चला दिया तो आपके साथ साथ आपकी फैमिली भी बर्बाद हो जाएगी और आप जो मेरी बीवी पर ब्लेम लगा रही थी वो सब कुछ उल्टा पड़ जाएगा। वो आंटी से बात करती है कि ये हमारी पर्सनल बात है, प्लीज मेरी पब्लिकली इंसल्ट मत करिए। मैडम गु कहती है, तुम भी तो मेरी बहू की पब्लिकली इंसल्ट कर रही थी, तो ये पर्सनल बात कैसे हुई? यहाँ उसके मम्मी पापा बोलने लगते हैं, क्या तुम सच में बाय विंगशिंग के साथ ऐसा कर रही थी? तुम्हें उससे माफी मांगना होगा। वो कहती है, ठीक है मैं माफी मांगती हूँ, लेकिन छोटा बेटा कहता है, माफी ऐसे नहीं मांगते, तुम्हें मेरी मम्मा से भीख मांगना होगा ताकि मेरी मॉम तुम्हें माफ कर दे। तो वो कहती है कि तू कौन है मुझे सिखाने वाला? मिस्टर गु कहते हैं, खबरदार वो मेरा बेटा है। इस लड़की के पिता कहते हैं कि मुझे माफ कर दीजिए, मेरी बेटी का दिमाग सटक गया है। और वो अपनी बेटी को एक थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं, फटाफट इन सभी लोगों से माफी मांगो। जिसके बाद वो इन लोगों से कहती है, मुझे माफ कर दो, मैं मानती हूँ मैंने गलती की। छोटू कहता है, हम लोग भले गांव से बिलोंग करते हैं लेकिन मेरी मम्मा ने मुझे वेल मैनर्ड सिखाया है और तुम लोग बड़े शहर में रहने के बावजूद भी इतने ज्यादा बदतमीज हो। मिस्टर को कहते हैं, भले आप लोगों ने माफी मांग ली हो लेकिन मैं आप लोगों की माफी को एक्सेप्ट नहीं करूंगा और आपकी कंपनी को बर्बाद कर दूंगा। अंकल कहते हैं कि हम दोनों फैमिलीज हैं, बहुत पुराने समय से हम दोनों दोस्त हैं, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मिस्टर गु कहते हैं, आपकी लड़की ने इतनी बदतमीजी की मेरे साथ, मेरे बेटे के साथ, मेरी बीवी के साथ और मेरी मॉम के साथ, तो अब मैं कैसे आपको सपोर्ट कर सकता हूँ? बाय विंगशिंग ये सोच रही होती है कि उसने सभी के सामने मुझे अपनी बीवी बोला है और ये सुनकर वो ब्लश करती है। मैडम गु भी कहती हैं कि हाँ, बाय विंगशिंग हमारी घर की बहू है और मैं तो उसे बेटी की तरह मानती हूँ, तो मैं उसके खिलाफ बिल्कुल भी नहीं सुन सकती। पापा कहते हैं कि देखा तुम्हारे वजह से ये सब क्या हो रहा है, तुम्हें घुटनों पर बैठकर इनसे भीख मांगनी होगी, माफी मांगना होगा। क्या तुम हमारे वांग फैमिली को बर्बाद करना चाहती हो? तो वो घुटनों पर बैठकर माफी मांगती है। मिस्टर गु कहते हैं, वेल तुम लोगों को मुझे एक बात बताना है, मेरी कंपनी का 10% शेयर मेरे पास है लेकिन मेरी बीवी के पास 15% शेयर है, तो आज के बाद इस शहर में सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट मेरी बीवी की होगी, मुझसे भी बड़ी बॉस वो है और मेरे खानदान में ऐसा ही होता है, हमारे यहाँ लेडी बॉस होती हैं। ये सब देखने के बाद यहाँ आए हुए गेस्ट जो होते हैं इसी लड़की की इंसल्ट करते हैं। ये तो अपने आप को बहुत बड़ा बना रही थी कि ये मिस्टर गु से शादी करेगी, लेकिन यहाँ तो समझ में आ रहा है कि मिस्टर गु तो इसको अपना 1% भी नहीं दे सकते, इवन इसको दोस्त की तरह भी नहीं ट्रीट कर सकते। मिस्टर गु यहाँ सभी लोगों को कहते हैं कि आज मैं सभी लोगों को इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि आज के बाद हमारी कंपनी कभी भी वांग फैमिली के साथ कोई कॉपरेशन नहीं करेगी और वांग फैमिली और उनकी बेटी को यहाँ से धक्के मारकर निकाल दिया जाता है। गेस्ट आपस में बात करते हैं कि वांग फैमिली को बैन करना खतरनाक साबित हो सकता है। दूसरी लड़की कहती है, मिस्टर गु से ज्यादा बड़ी कंपनी किसी की नहीं है, अगर उनके अंडर में तुम तमीज से हो तभी काम कर सकते हो, अदरवाइज तुम्हारी कंपनी की ऐसी की तैसी हो जाएगी। मैडम गु कहती है, मैं माफी चाहती हूँ कि हमारे घर पर आकर ऐसे लोग बदतमीजी कर रहे थे, पार्टी का माहौल खराब कर दिया। मिलिए मेरे पोते से जिसका नाम है शुआन शुआन, और मिलिए मेरी बहू यानी कि बेटी से, बाय विंगशिंग नाम है इसका, जो कि हमारे गु परिवार की बड़ी बहू है और 15% शेयर के साथ हमारी कंपनी की होल्डर है। सभी लोग तालियां बजाते हैं, कांग्रेचुलेशन कहते हैं। मिस्टर गु कहते हैं कि आज बहुत ही ज्यादा ठंड है, तुम ये ब्लेजर ओढ़ लो। नेक्स्ट सीन में ये लोग घर आते हैं। मिस्टर गु कहते हैं, लाओ मैं तुम्हारे शूज चेंज कर देता हूँ, और मिस्टर गु मन ही मन में सोचते हैं कि इसके पैर तो बहुत ही ज्यादा गोरे हैं।
ये देखकर ये शर्माते हुए यहाँ से भाग जाती है। बेटा कहता है मैं सब समझ रहा हूँ, आप मेरी मॉम के सामने बहुत ही पैथेटिक बिहेव करते हो, मैंने अक्सर बोला है जेंटलमैन बनो तभी मेरी मॉम इम्प्रेस होंगी। मिस्टर गू कहते हैं अरे यार मैं बहुत कोशिश करता हूँ जेंटलमैन बनने की, तुम ही मुझे सिखा दो तुम्हारी मॉम को कैसे जेंटलमैन पसंद है। जिसके बाद अगले दिन से ये बिना टी शर्ट के उसके सामने वर्कआउट करने लग जाता है। ये कहती है गुड मॉर्निंग मिस्टर गू, और मनी मन में नर्वस हो रही होती है कि आज इसे हो क्या गया है। मिस्टर गू मनी मन में सोच रहे होते हैं कि मेरी बॉडी देखकर तो पक्का इम्प्रेस हो गई होगी। बाई विंगशिंग इतनी ज्यादा नर्वस हो जाती है कि वो गलती से मिस्टर गू के बाहों में गिर जाती है। मनी मन में कहती है मिस्टर गू के एब्स तो बहुत ही टाइट हैं। मिस्टर गू कहते हैं मेरे एब्स कैसे हैं, तो ये हैरान हो जाती है और शर्माती हुए भाग जाती है। नेक्स्ट सीन में ये सोच रही होती है कि क्या मेरे हस्बैंड ने वो सब कुछ जानबूझकर किया, क्या उसे ऐसा लगता है कि मैं गांव से हूँ तो मैंने इतना हैंडसम लड़का कभी नहीं देखा, कहीं वो मुझे फंसाने की कोशिश या फिर सेड्यूस करने की कोशिश तो नहीं कर रहा। चाहे वो कितना भी हैंडसम हो, भले ही उसके पीछे दुनिया भर की लड़कियां मरती हों, लेकिन मैं उसे दिखा कर रहूंगी कि मैं कितनी ज्यादा टफ हूँ और मुझे फंसाना इतना ईजी नहीं है। चलो डिनर बन गया, मैं जाकर उन लोगों को डिनर के लिए बुलाती हूँ। ये देखती है मिस्टर गू स्विमिंग कर रहे होते हैं और ये कहती है वर्कआउट के जस्ट बाद स्विमिंग। ये कहती है मिस्टर गू ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है, आपको चलकर खा पी लेना चाहिए। लेकिन मिस्टर गू इसे पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि मेरे पास टॉवल नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा बेटा आने वाला है, तो क्या तुम ऐसे खड़ी रह सकती हो क्योंकि मेरी बॉडी नम पड़ गई है। तो ये कहती है नहीं नहीं मैं आपके लिए टॉवल ले आती हूँ, तब तक आप पूल में खड़े हो जाइए। तो मिस्टर गू कहते हैं नहीं नहीं मेरा हाथ थोड़ा सा क्रैम्प आ रहा है, इसलिए तुम्हें पकड़कर मुझे अच्छा फील हो रहा है। ये मनी मन में सोचती है ऐसा क्यों लग रहा है कि ये बहाना कर रहे हैं, एंड ये इन्हें बार्थरो पहना कर यहाँ से भाग जाती है। मिस्टर गो कहते हैं शायद मैं कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गया। नेक्स्ट सीन में बाई विंगशिंग कहती है कि मेरा बेटा थोड़ा बड़ा हो गया है तो मैं इसे किंडरगार्टन भेजना चाहती हूँ। बेटा कहता है लेकिन मॉम आप मुझे सबसे अच्छे लेसन सिखाते हो, मुझे आपसे अच्छा कोई नहीं पढ़ा लिखा सकता, तो मैं आपके साथ ही रहना चाहता हूँ। किसी को स्कूल भेजना है तो डैड को भेजिए, इन्हें बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। मॉम कहती है नहीं नहीं मेरे लिटिल मॉन्स्टर, तुम्हें तो स्कूल जाना ही होगा, तुम्हें सोशलाइज करना होगा, जल्दी से तुम नाश्ता करो, मैं तुम्हारा बैग पैक कर देती हूँ। नेक्स्ट सीन में ये अपने बच्चे के साथ स्कूल में आती है और यहाँ पर कोई टीचर होती है जो की बोल रही होती है मैंने इसे बहुत पहले देखा था, किसी लड़के ने इसे प्रेग्नेंट कर दिया था एंड शायद उसी बच्चे का एडमिशन कराने आई है, लेकिन ये तो सिंगल मदर है ना, तो फिर ये यहाँ पर फैमिली किंडरगार्टन में क्यों आई हुई है। ये लड़की कहती है कि जरूर ये लड़की कोई घटिया काम कर रही होगी तभी इतने महंगे स्कूल में आई हुई है, हम यहाँ पर ऐसे लोगों को नहीं अलाउ कर सकते। ये लोग यहाँ एडमिशन कराने के लिए आते हैं, लेकिन मैनेजर बोलता है सॉरी हमें माफ करिएगा, आपकी जो इन्फॉर्मेशन है गाँव से बिलोंग करते हैं और हमारा काफी हाई स्टैंडर्ड वाला स्कूल है, हम यहाँ पर ऐसे लोगों को अलाउ नहीं करते। तभी जाओ शुई यहाँ आती है और कहती है तुम यहाँ क्या कर रही हो। ये दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान होती हैं। जाओ शुई कहती है अच्छा तो ये तुम्हारा बेटा है, लेकिन तुम हमारे स्टैंडर्ड स्कूल में एडमिशन नहीं ले सकती। बाई विंगशिंग कहती है कि मैं भी सेम विलेज से हूँ और तुम भी सेम विलेज से हो, लेकिन फिर भी तुम ऐसी बात कैसे कर सकती हो। जाओ शुई कहती है ना जाने तुम किसके बारे में बात कर रही हो, लेकिन यहाँ पर मेरा ट्यूशन फीस 5 लाख पर सेमेस्टर है और इतने पैसे में तो तुम जिंदगी बिता लोगी, बताओ क्या तुम इतना महंगा स्कूल अफोर्ड कर सकती हो। जाओ कहती है चलो अब जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, और ये इसका रजिस्ट्रेशन फीस और रजिस्ट्रेशन पेपर वगैरह सब फेंक देती है। बाई विंगशिंग कहती है ये बहुत ही ज्यादा है, तुम कुछ ज्यादा ही बदतमीजी कर रही हो, तुम किसी को इस तरीके से जज नहीं कर सकती। यहाँ बाकी लड़कियाँ कहती हैं कि हाँ तुम बहुत ही देहाती बुच्चड़ हो, गाँव से आई हुई हो, यहाँ का पॉल्यूशन खराब मत करो, यहाँ की एयर खराब मत करो, हमारे स्कूल में बहुत ही स्टैंडर्ड बच्चे पढ़ते हैं, गाँव के साथ के बच्चे को रहकर क्या ही सीखने को मिलेगा, हमारे बच्चों का इन्वायरमेंट बिगड़ जाएगा, इससे अच्छा होगा कि तुम यहाँ से निकल जाओ। बेटा कहता है तुम जानती भी हो हमारे बारे में, मेरे डैड इस स्कूल में सबसे ज्यादा फंडिंग करते हैं, उन्होंने कंस्ट्रक्शन में भी फंड किया है और तो और वो इस स्कूल के शेयर होल्डर भी हैं। ये सुनकर ये लोग कहते हैं बेटा ऐसी मजाक नहीं करते, तुम्हारे डैड जरूर कोई रोड बनाने वाले सड़क छाप होंगे। बेटा कहता है ऐसा नहीं है, जिसके बाद वो यहाँ पर सबसे महंगा वाला कार्ड निकालता है। मम्मा कहती है बेटा तुम्हें ये कार्ड कहाँ से मिला। जाओ सुई कहती है लगता है तुम्हारे साथ साथ तुम्हारा बेटा भी अपनी इंसल्ट करवाना बहुत ही अच्छे तरीके से जानता है, क्यों नहीं हम लोग तुम्हारे यहाँ पर इंसल्ट करें। एंड देन वो POS मशीन मंगाती है। देन वो POS मशीन में कार्ड को स्वाइप करती है और कहती है मैंने बोला था ना तुम लोग हमें फूल बनाने की कोशिश कर रहे हो, इसमें तो कोई पैसे ही नहीं है। मॉम कहती है बेटा क्या तुम गलत कार्ड ले आए, तो वो मम्मा से कहता है नहीं नहीं मम्मा मैंने सही कार्ड लाया है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि डैड ने इसे ये कार्ड दिया होता है ये बोलकर कि इसमें बहुत सारे पैसे हैं और तुम यूज कर सकते हो। इस कार्ड के हेल्प से ये अपना ट्यूशन फीस और अपने लिए डिलीशियस फूड खरीदेगा। यहाँ पर ये लोग ऑर्डर देते हैं इन लोगों को स्कूल से निकल जाने के लिए। तभी मिस्टर गू आते हैं और कहते हैं कि तुम कौन होती हो इन्हें स्कूल से निकालने के लिए। तो ये लड़की कहती है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये मिस्टर गुयांसी की तरह आवाज कर रहा। ये कहती है अच्छा तो तुम इसके हस्बैंड हो, तुम ही सड़क साइड पर काम करते होगे है ना, तुम लोग इतने ज्यादा गरीब हो लेकिन फिर भी स्कूल में आने की इतनी ज्यादा हिम्मत कैसे हो सकती है। मिस्टर गू कहते हैं हमारे बारे में बिना जाने माने तुम क्या घटिया बातें कर रही हो। तो ये कहती है मुझे तुम्हारे बारे में जानना भी नहीं है, क्या तुम मेरे हस्बैंड को जानते हो, मेरा हस्बैंड इस किंडरगार्टन का प्रिंसिपल है। मिस्टर गू कहते हैं देखो चाहे तुम जो भी हो मैं तुम्हें फायर करता हूँ और आज के बाद तुम यहाँ नहीं आ सकती। ये हंसने लग जाती है और कहती है ये लोग अपने आप को समझते क्या है। तभी यहाँ पर इसका हस्बैंड आता है और कहता है डोंट वरी डार्लिंग मैं तुम्हारे लिए साइड लूंगा। लेकिन जब वो मिस्टर गुयांसी को देखता है तो हैरान हो जाता है।
और अपनी बीवी को ही उल्टा थप्पड़ मारता है। कहता है तुम जानती भी हो किससे बात कर रही हो, तुमने तो मेरी पूरी की पूरी नाम डुबा दी, मेरा स्कूल डुबा दिया, सब कुछ बर्बाद कर दिया। ये कहती है क्या तुम भूल गए ये बाई विंग सिंह है, उसी गाँव की देहाती बुच्चर लड़की जिसे किसी लड़के ने प्रेग्नेंट कर दिया था। ये लोग इतने लो स्टैंडर्ड लोग हमारे स्कूल में कैसे आ सकते हैं। हस्बैंड कहता है तुम उसको नहीं जानती, ये मिस्टर गुयांसी हैं जो कि कोटियो के प्रिंस हैं, और ये इनकी बीवी और ये इनका बच्चा। तभी दूसरी लड़कियां आपस में बात करती हैं। हाँ, अभी कुछ ही दिन पहले गू फैमिली ने स्पेशल रियूनियन रखा था जहाँ पर उन लोगों ने अपनी बीवी एंड बच्चों के साथ सेलिब्रेशन किया था। ये सब सुनकर जूवी हैरान हो जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, इस लड़की की किस्मत इतना ज्यादा कैसे चमक सकती है। जिसके बाद ये दोनों लोग यहाँ माफी मांगते हैं कि प्लीज हमें माफ कर दीजिए, आपको पहचानने में हमने गुस्ताखी कर दी। मिस्टर गू कहते हैं हम इसे कभी माफ नहीं करेंगे, तो वो अपने हस्बैंड से दोबारा थप्पड़ खाती है और ये आदमी कहता है प्लीज मिस्टर गू मुझे माफ कर दीजिए, इस औरत की वजह से आप मेरी जिंदगी बर्बाद मत कीजिए, औरतें तो होती ही बेवकूफ हैं। बच्चा कहता है जब तक आप मेरी मम्मा से भीख मांगकर सॉरी नहीं बोलोगी तब तक आपको माफ नहीं किया जाएगा। जिसके बाद जूवी घुटनों पर बैठकर माफी मांगती है और उन्हें माफ कर दिया जाता है। वो लोग यहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद बेटा अपने डैड से कहता है कि आपने तो कहा था फैमिली रियूनियन के बाद हमें कोई भी बुली नहीं करेगा, तो आज ये कैसे हुआ। डैड कहते हैं बेटा मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा एडमिशन का प्रोसेस अभी तुरंत कराता हूँ। वेल कुछ दिन बाद हम देखते हैं बच्चा कहता है कि आज मैं स्कूल में गया और स्कूल में बच्चे बात कर रहे थे आपस में कि उनके पेरेंट्स एक साथ सोते हैं, लेकिन आप दोनों एक साथ क्यों नहीं सोते। डैड कहते हैं क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स की अभी शादी नहीं हुई है, शादी के बाद हम दोनों एक साथ सोएंगे। बेटा कहता है लेकिन फिर भी आपके बच्चे तो हो गए ना, तो आप लीगली कपल हुए, मैं कुछ नहीं जानता, आज के बाद मैं आप दोनों के साथ सोऊंगा, नहीं तो मैं अलग नहीं सोने वाला। ये बहुत ही जिद करता है, जिसके बाद पेरेंट्स मान जाते हैं। ये बेड सेट करने के लिए जाता है। मिस्टर गू मिस्टर बाय दोनों लोग आपस में बात करते हैं कि देखो हम लोग साथ में सोने की कोशिश करेंगे, हम लोग एक दूसरे से हेल्दी डिस्टेंस मेंटेन करके रहेंगे, मैं तुम्हें बिल्कुल भी अनअप्रोप्रिएट वे में टच नहीं करूंगा। ये कहती है हाँ मुझे आप पर भरोसा है कि आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, मैं अभी कंफर्टेबल हूँ, बस थोड़ा सा नर्वस हूँ। नेक्स्ट सीन में हम इन तीनों को साथ में एक बेड पर देखते हैं और ये तीनों लोग बहुत ही प्यार से यहाँ आज पहली दफा सोते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग मिस्टर को कहते हैं मेरे हाथ का बनाया हुआ खाना ट्राई करो, आज मैंने बनाया है। ये सब देखकर ये मन में काफी ज्यादा ब्लश कर रही होती है। तभी मिस्टर गू को यहाँ कॉल आता है। अंकल मिंघाई कह रहे होते हैं कि वो बाई विंगिंग से मिलना चाहते हैं। तभी बेटा कहता है क्या अंकल बाई विंगिंग का कॉल है। तो डैड कहते हैं तुम उनके बारे में कैसे जानते हो। मम्मी कहती है वो पहले गांव में ही थे, वो हम लोगों का बहुत ही केयर करते थे, वो कोयोटो में क्या कर रहे हैं। जिसके बाद वो यहाँ पर आते हैं। बाई विंकिंग कहती है कि तुम कैसे हो, क्या हाल चाल है तुम्हारा। मिंघाई कहता है वेल ये लड़का कौन है। तो ये कहती है मिलो इनसे, ये है श्वान श्वान के फादर। यहाँ जो मिंघाई होता है वो बाई विंग सिंह और श्वान श्वान का काफी केयर करता है, उनसे काफी प्यार से बात करता है। ये सब देखकर मिस्टर गुयान सिंह को काफी ज्यादा इनसिक्योरिटी फील हो रही होती है। ये कहती है तुम बहुत दिन बाद गांव से आए हुए हो, चलो हम लोग चलते हैं थोड़ा बाहर टाइम स्पेंड करने के लिए। जिसके बाद ये लोग बाहर आते हैं। मिंघाई बताओ तुम क्या खाना चाहोगे। ये कहता है कुछ भी नहीं, बहुत दिन बाद आया हूँ तो मैं सिर्फ तुमसे बात करना चाहूंगा। मैंने सुना था तुम कोचियो में काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रही हो, इसीलिए मैं तुमसे यहाँ पर मिलने आया था। ये कहती है अच्छा किसने बताया तुम्हें ये कहता है वो तो छोड़ो, लेकिन मैंने ये भी सुना है कि गुयांशी तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। बाय विंगशिंग कहती है कि देखो तुम मुझे बताओ कि तुमसे ऐसी बातें कौन कहता है कि मैं प्रॉब्लम में थी और तो और गुयांशी भी अच्छा इंसान नहीं है। तो ये कहता है कौन बताएगा, वही जाओ शुई जो हमारे गांव में लड़की रहती थी, वो हमारे गांव वापस आई एक बच्चे के साथ, और वो बच्चा ऐसा वैसा इंसान का नहीं बल्कि रिचेस्ट मैन का था। उसका ही कहना था कि तुम कोचियो में काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रही हो। ये कह रही है तुम ही मुझे देखकर बताओ क्या ऐसा कुछ लग रहा है। तो ये कहता है कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मिस्टर गुयांशी के साथ पैसों की वजह से रह रही हो। तो ये कहती है नहीं ऐसी भी कोई बात नहीं है, मैं उसके साथ पैसों की वजह से क्यों रहूंगी। जाओ शुई हमेशा मुझसे नफरत करते आई है और हमेशा वो मेरे बारे में उल्टे सीधे अफवाहें फैलाती है, लेकिन मैं तुम्हें सच में बताऊं तो गुयांशी एक बहुत ही अच्छे इंसान है। ये कहता है अगर ऐसी बात है तो अच्छी बात है, लेकिन तुम जानती हो ना मुझे हमेशा से सिर्फ तुम्हारी फिक्र होती है। वेल तभी यहाँ पर मैडम को कॉल आता है मिस्टर गू का, और वो उसे कहते हैं कि मैंने तुम्हारे दोस्त के लिए कुछ पैसे भेजे हैं, जाकर तुम उसके लिए शॉपिंग कर सकती हो। वेल अगर सच बताऊं तो पैसों की कोई जरूरत नहीं है, तुम किसी भी मॉल में जाओ, वहाँ पर जितने भी मॉल्स हैं वो सारे मॉल मेरे हैं, अपने दोस्त को ले जाओ जी भर के शॉपिंग कराओ। शुआन मेंगा से कहता है मेरे डैड बहुत ही ज्यादा रिच हैं, आज मैं आपको यहाँ के मॉल्स घुमाता हूँ, आप कुछ भी शॉपिंग कर सकते हो, यहाँ पर सिर्फ लग्जरियस ब्रांड मिलते हैं। लेकिन इतना पैसे के बारे में सुनकर मिंघाई का शायद ईगो हर्ट हो जाता है और वो कहता है मैं तुमसे मिलने आया था, तुम्हारे हस्बैंड के मॉल से शॉपिंग करने नहीं, और वो यहाँ से चला जाता है। ये सब देखकर बेटा कहता है मॉम मुझे ऐसा लगता है शायद मिंघाई आपको पसंद करता है, क्योंकि उसे बार बार डैड से जेलसी हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है और वो डैड को अवॉइड कर रहा है। वेल नेक्स्ट सीन में ये लोग खाना खाने के लिए जाते हैं इसी मॉल में। मिंघाई कहता है ये रेस्टोरेंट काफी ज्यादा महंगा लग रहा है, यहाँ पर भीड़ भी नहीं है। तो ये कहता है कि ये रेस्टोरेंट भी मेरे डैड का है और हम यहाँ पर कुछ भी खा सकते हैं, कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं या कुछ भी बनवा सकते हैं, हमें पैसे भी खर्च करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये गुस्से में खड़ा हो जाता है और तभी यहाँ पर मिस्टर गुयांशी आ जाते हैं। कहते हैं प्लीज आप अपने चेयर
चेयर पे बैठिए और यहाँ पर खाना एंजॉय करिए। मिंग हाई बोलता है सॉरी बट मैं यहाँ नहीं खाना चाहता था, वो तो सिर्फ और सिर्फ बाय वेंशिंग की वजह से यहाँ पर रुका हुआ हूँ। वो अपनी बीवी से कहता है बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या ऑर्डर करूँ। तो यहाँ मिंग हाई बोलता है कि इसे स्वीट काफी ज्यादा पसंद है, तुम इसके लिए ऑर्डर कर सकते हो। यहाँ बेटा कहता है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, कुछ तो गड़बड़ होने वाला है। मिस्टर गुयांग से कहते हैं कि नहीं इसे स्पाइसी भी बहुत ज्यादा पसंद है। ये दोनों आपस में बहस करते हैं कि नहीं इसे स्वीट पसंद है, नहीं इसे स्पाइसी पसंद है। इन दोनों के बीच में आज यहाँ प्रॉपर लड़ाई होती है और तो आज श्वान कहता है ऐसा लगता है ये दोनों आज यहीं पर लड़ते रह जाएंगे और हम लोग खा भी नहीं पाएंगे। वेल नेक्स्ट सीन में मिस्टर गु कहते हैं मैंने तुम्हारे लिए टैक्सी बुक कर दिया है और होटल भी, लेकिन मिंग हाई बोलता है उन सब की कोई जरूरत नहीं है। बाय विंशिंग कहती है ऐसा मत बोलो, तुम हमारे लिए दोस्त हो, गेस्ट हो, लेकिन वो यहाँ से चला जाता है। स्वान अपने डैड को सुपर हीरो कहता है कि आपने मिंग हाई को हरा दिया, वो मम्मा पर कितनी लाइन मार रहा था और आपको हराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सच में आज आपने मुझे इम्प्रेस कर दिया। वो अपनी मॉम से भी कहता है मॉम आपको कैसा फील हुआ, ये सब तो वो आपके लिए ही कर रहे थे। मिस्टर गु कहते हैं वेल आज हम लोगों ने बहुत मजे किया, उसे मजा चखाने में बहुत मजा आया, तुम्हारी मम्मा पर वो बहुत लाइन मार रहा था, चलो अब हम लोग घर चलते हैं और रेस्ट करते हैं। नेक्स्ट सीन में यान यान का ड्राइवर कहता है कि आपने जैसा बोला था वैसा किया गया है, उनके ड्रिंक में ड्रग्स डाल दिया गया है, आधे घंटे के अंदर अंदर उनके बॉडी पर असर दिखा देगा, जिसके बाद हम गुयांगशी को होटल ले जा सकेंगे। ये कहती है वेरी गुड, मेरा टास्क कंप्लीट हो जाने दो, जिसके बाद मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी। यान यान कहती है गुयांगशी ये सब मेरी गलती नहीं है, ये सब तुम्हारा ही करा धरा है, तुम्हारी वजह से मैंने अपनी लिमिट क्रॉस की। मिस्टर गु अपने बीवी बच्चों से कहते हैं तुम लोग घर जाओ, मुझे कॉल आया है कि होटल के ऊपर वाले लिफ्ट में कुछ हुआ है, तो मुझे एक बार वहां जाकर देखना होगा, रात का समय है कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। जब ये ऊपर आता है तो यहाँ पर एक आदमी इसे रूम में बंद कर देता है एंड तभी अचानक से मिस्टर गुयांगसी को चक्कर वक्कर आना शुरू हो जाता है और तभी यान यान की एंट्री होती है। मिस्टर गु उसके गले पर चाकू लगा देते हैं, वो उसे गले लगा लेती है और कहती है ये तुम क्या कर रहे हो, मैं तो तुमसे प्यार करने आई हूँ लेकिन तुम तो मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हें अपने आप को कंट्रोल करने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ कोई नहीं आने वाला हमें देखने के लिए, तुम यहाँ पर एंजॉय कर सकते हो। लेकिन मिस्टर गु उसे जोर से धक्का दे देते हैं, वो बेहोश हो जाती है एंड देन वो अपने असिस्टेंट सोल्जर को कॉल करके बुलाते हैं कि जल्दी आओ मेरी हेल्प करो। कमांडर सबसे पहले बीवी के पास आता है और उन्हें इन्फॉर्म करता है कि मिस्टर गु के साथ ऐसा ऐसा हुआ है, जल्दी से आप हमारे साथ चलिए। जल्द से जल्द ये दोनों लोग यहाँ पहुंच जाते हैं। शोल्डर कहता है यान यान कहाँ गई, तो मिस्टर गु कहते हैं कि वो अभी अभी यहाँ से भागी है। शोल्डर कहता है ठीक है मैं उसे ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। बाय विंशिंग मिस्टर गु के गोदी में बैठ जाती है और कहती है तुम मुझे इस तरह से क्यों घूर रहे हो। ये मिस्टर गु को कहती है तो फिर अपने आप को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। मिस्टर गु कहते हैं देखो बुरा मत मानना, लेकिन मैंने पहले ट्रेनिंग में प्रैक्टिस किया है, मुझे ये सब कंट्रोल करने आता है। ये कहती है ट्रेनिंग गया बाहर में, तुम्हें आज कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद ये मिस्टर गु को फर्स्ट टाइम किस करती है, वो भी बहुत भयंकर स्टाइल में। सुबह सुबह मिस्टर गु कहते हैं कि तुमने फिर से मेरे साथ जबरदस्ती किया, एक बार जंगल में और फिर आज यहाँ। ये कहती है इसका मतलब तुम मुझे हर बार इल्जाम लगाते हो, सच सच बताओ क्या तुम्हें मजा नहीं आया, क्या तुमने मेरी बॉडी नहीं देखी, क्या तुमने एंजॉय नहीं किया, अगर ऐसी बात है तो नेक्स्ट टाइम से मैं तुम्हें टच भी नहीं करूंगी। लेकिन मिस्टर गु इसे पकड़कर किस करते हैं और कहते हैं तुम तो बुरा मान गई, तुम्हारी बॉडी तो बहुत ही ज्यादा हॉट है और मैं खुद अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता, तुम्हें टच करने के लिए तो मेरे हाथ भी कांप जाती हैं, तुमने जब मुझे टच किया तो फाइनली मुझे जिंदगी भर का सुकून मिला। वेल नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि गुयांगशिंग यहाँ पर बुलवाता है यान यान को। मिस्टर गु कहते हैं लास्ट टाइम मैंने तुम्हारे फैमिली को एक मौका दिया था, लेकिन तुमने इस बार जो गलती की है शायद इसके बाद तुम नहीं बच सकती। ये कहती है मिस्टर गु मेरे पास और कोई चारा नहीं था, मेरे वैंग फैमिली बर्बाद हो चुकी है एंड पूरा का पूरा इल्जाम मेरे ऊपर आ चुका है, तुम्हें क्या ही करती। हम दोनों का बचपन से काफी अच्छा रिलेशनशिप था, हम लोग एक दूसरे के लिए परफेक्ट थे, लेकिन बायविंशिंग बीच में आ गई और सब गड़बड़ कर दी। मिस्टर गु कहते हैं तुम मेरे लिए कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकती और बायविंशिंग के साथ तो कभी भी मुकाबला नहीं कर सकती, मैं इसी के तलाश में 6 साल से था और उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। मिस्टर गु अपने शोल्डर को ऑर्डर देते हैं कि आज के बाद ये लड़की कोयोटो में कभी भी दिखाई नहीं देनी चाहिए, जिसके बाद इसे यहाँ से निकाला जाता है। आई थिंक पूरे शहर से ही निकाल दिया जाता है। गुयांगशिंग कहती है वेल मेरे पास एक सरप्राइज है आपको देने के लिए। ये कहता है क्या, जिसके बाद ये जाती है और लेकर आती है प्रेगनेंसी चेक। कहती है ये देखिए मैं प्रेगनेंसी पॉजिटिव हूँ, यानी कि दूसरा बच्चा भी दुनिया में आने वाला है। मिस्टर गु कहते हैं कि ये तो सोने पे सुहागा है। तभी यहाँ मॉम आती हैं। मॉम कहती हैं कि तुम लोग इतना एंजॉय कर रहे हो मुझे भी बताओ। तो ये लोग मॉम को भी ये न्यूज देते हैं कि आप दोबारा से दादी बनने वाली हैं। मॉम कहती हैं ये तो बहुत ही बड़ी न्यूज है, तुम लोगों को जल्द से जल्द अपना मैरिज सर्टिफिकेट ले लेना चाहिए। जिसके बाद हम धूमधाम से इनकी शादी होते हुए देखते हैं और ये लोग हैप्पी कपल की तरह आगे अपनी जिंदगी एंजॉय करते हैं। इसी के साथ कहानी की हैप्पी एंडिंग होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।